हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के इस बार के पूछे गए स्टेनो के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे आज हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई। अब बहुत सारी अफवाहें आप पहले ही सुन चुके हो और मुझे पता है क्वेश्चन पेपर भी आप देख चुके हो क्योंकि आंसर की आ चुकी है, तो आपने देख लिया होगा पेपर कैसा है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, जो पेपर के अंदर सवाल हैं, कुछ सवालों को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सवाल तो एकदम ठीक ठाक है। क्योंकि आज मैं पूरे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं तो आपको बहुत अच्छे से तसल्ली से बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। और एक चीज जो थोड़ी अटपटी है और जो इसी बार के पैटर्न में देखने को मिली है वो है कि बीएनएसएस से और बीएनएस से सवाल पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा सा एक यूनिक चीज है जो इस बार हम पेपर में देखने को मिली। अदरवाइज इस तरह के लो के क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते, स्पेशली फॉर एनी एसएससी एग्जाम तो नहीं है। इवन अगर मैं यूपीएससी के पैटर्न में बात करूं तो नहीं पूछे जाते हैं। अब पूछे क्यों गए हैं, मे बी इसलिए क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को पूछ लेते हैं। लेकिन इतना भी नहीं पूछना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब बच्चा प्रिपेयर करता है तो वो प्रिपेयर करता है फॉर वन डे एग्जाम जिसके अंदर हम पॉलिटी के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक हम सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं था कि हम लॉ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं मेंशन था। फिर भी ठीक है, अब जो आ गया तो आ गया, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब जो है सो है ना। बट शुरुआत करते हैं पेपर की और देखते हैं कि सवालों का लेवल कैसा रहा है। बहुत तसल्ली से एक एक क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे पीवाईक्यूज का कितना इफेक्ट इस बार के पेपर में रहा है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, पैटर्न बदल गया है। तो आपको मैं दिखाता चलूंगा, बताता चलूंगा कि पिछले सालों के क्वेश्चन का क्या इंपैक्ट रहा है, कितने सवाल रिपीट हुए हैं और कितने क्वेश्चन नए आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे सामने लगभग जो है 85-86 क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हम लोग हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे। तो पहला जो हमारा आज का क्लास है वो है पॉलिटी का क्लास। चलिए भाई शुरू करते हैं। आज के पेपर हैं ऑल पॉलिटी क्वेश्चंस आज की स्टेनो एग्जामिनेशन 2025 और पहला सवाल हमारे सामने है ये। सवाल को एक बार पढ़ते हैं। सवाल हमें क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल सिंपल सा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अब ये स्टेट लिस्ट वाला, कॉन्करेंट लिस्ट वाला, यूनियन लिस्ट वाला सवाल ऐसा नहीं कि पहली बार आया है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे सामने पूछा गया स्टेट लिस्ट के बारे में, देखो मेरे भाई सबसे पहले तो आप जान लीजिएगा हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। पहली चीज, इन जब लिस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमें इन लिस्ट के बारे में जानकारी जो है भारत सरकार के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से पता चलती है। और अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करता हूं, यूनियन का मतलब ये होता है कि जहां पर केंद्र की सरकार अपने जितने भी नियम कानून उनको बना सकती है, तो ये हो गया सेंटर के पास। स्टेट वाला ये हो गया राज्य वाला, और जहां पर दोनों मिल बांट कर हम चीजें करते हैं ये कॉन्करेंट, यहां पर मिल बांट के चीजें की जाती है। अब एक चीज जो प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था कि ये कॉन्करेंट लिस्ट जो लिखा गया हमने किस देश से लिया है, तो कॉन्करेंट वाला जब भी कंसेप्ट आएगा तो याद रखिएगा इसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि ये जो तीनों लिस्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो किस अनुसूची में चर्चा कर रहे हैं। भाई ध्यान रखिएगा किस शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 7। आप कमेंट करके आंसर भी दे सकते हैं जब आप वीडियो देख रहे हो। नंबर 3, अगर मैं यहां पर बात करता हूं इन लिस्ट के अलावा तो एक और लिस्ट आती है जिसको हम रेसिड्यूरी लिस्ट बोलते हैं। रेसिड्यूरी का मतलब होता है कि जो किसी भी कैटेगरी में ना आए, जो किसी भी कैटेगरी में हमको नजर ना आए, उसको रेसिड्यूरी का पार्ट माना जाता है। और ये बात मान के चलिएगा ये रेसिड्यूरी वाला जो पार्ट होगा ये पार्लियामेंट डील करेगा। कौन डील करेगा मेरे भाई, ये संसद डील करेगा, ये संसद डील करेगा। अब एक सवाल जो पहले भी पूछा गया है कि हमारे 5 चीजों को उठाकर स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट में डाला गया था, वो सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बैंकिंग रहेगा, पब्लिक ऑर्डर रहेगा, डिफेंस रहेगा और एजुकेशन रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे भाई, पब्लिक ऑर्डर। ये आपको आंसर याद रखना अगर एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहला सवाल तो मुझे लगा कि पीवाईक्यू बेस्ड ही था, ठीक है। अब आगे चला जाता है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डज आर्टिकल 356 इंपैक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्वेश्चन जब हमने देखा तो पहले 356 के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब भी मेरे पास 356 आता है तो मुझे शो क्या करता है, ये शो करता है आपातकालीन स्थिति। ये क्या शो करता है मेरे भाई, ये आपातकालीन स्थिति के बारे में बात करता है, यानी इमरजेंसी के बारे में बात करता है। और एक चीज हर बच्चे को पता है, ये कौन सी इमरजेंसी है सर, ये राष्ट्रपति शासन है। कौन सा होगा मेरे भाई, राष्ट्रपति शासन होगा, प्रेसिडेंट रूल होगा। अब एक चीज समझ लीजिएगा, जब भी राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं तब लगता है जब कोई राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर यहां पर हो जाए। अब हर बच्चे को कमेंट करके ये बताना है कि देश के अंदर राष्ट्रपति शासन कितने टाइम तक मैक्सिमम लग सकता है। राष्ट्रपति शासन का समय जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या कोई लिमिट नहीं है इसके बारे में। नंबर 2, जब पार्लियामेंट को इस तरह की इमरजेंसी को पास करना होता है
पार्लियामेंट को पास करना होता है तो उसके पास कुल मिला के कितने महीने का समय होता है भाई, यहां पर 2 महीने आप याद रखिएगा, 2 महीने का समय हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जब पार्लियामेंट इसको पास करेगा। अब सवाल पर आते हैं, अनुच्छेद 356 के भारत के संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करती है, मतलब अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगे तो क्या होगा। पहला, ये इंश्योर करेगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, भाई इसका तो कोई लेना देना हुआ ही नहीं कि हम मैं कहता हूं कि न्याय से मिलता जुलता, नहीं यार, न्याय का कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, ये प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइजेशन, नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट नहीं कर रहा है। फिर भी एक बार सोचेंगे, जनरली जब इमरजेंसी लगती है तो सबको यूनिटरी मॉडल में काम करते हैं, उसे तोड़ने का काम नहीं करते, एकजुट करने का काम करते हैं, क्योंकि केंद्र के हाथ में ताकत आ जाती है। ये अलाउ करता है सेंटर को टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। यहां पर केंद्र की सरकार को ताकत दी जाती है कि वो राज्य की सरकार को अपने अंडर में ले और काम खुद से करना शुरू करे। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा हेडेक वाला कोई मेरे को सीन लगा नहीं। तो पॉलिटी के 2 सवाल किए, दोनों पीवाईक्यू बेस्ड है, ऐसा नहीं कि बहुत अलग सवाल थे। चलिए सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 हमें क्या कहता है, सवाल नंबर 3 पर आते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले पूछा है भारत के उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा होते हैं। पहली बात वाइस प्रेसिडेंट, 3-4 चीजें फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले जब मैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता हूं, आर्टिकल नंबर 63 में वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट को ही हम चेयरमैन बोल सकते हैं या इन्हीं को हम सभापति बोल सकते हैं। चेयरमैन बोल सकते हैं या इन्हीं को सभापति बोल सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा हमारे देश के अंदर सभापति या चेयरमैन जो है वो किस आर्टिकल के अंदर होंगे। जब भी मैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता हूं, इन्हीं को सेकंड सिटीजन बोला जाता है। सेकंड सिटीजन का मतलब है दूसरा नागरिक, इनको बोला जाता है। पहला कौन है, राष्ट्रपति है। अब आइएगा, इनके पास कौन सी है, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, या दोनों है। आई थिंक हर बच्चा देख के समझ सकता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, यूनि एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, विधायकी में रोल प्ले करता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, मतलब डी रहेगा, जहां पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पावर इनके पास देखने को मिलेगी। ये क्या होता है, ये कानून को अप्लाई करता है, ये कानून बनाने में मदद करता है। तो दोनों चीजों को आप समझ के चलिएगा। अगर मुझसे कोई ये पूछता है सर पार्लियामेंट किन चीजों से मिलकर बनी है, जब भी पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं सबसे पहले आएंगे राष्ट्रपति, उसके बाद आएगा लोकसभा और उसके बाद आएगा राज्यसभा। राष्ट्रपति जो आर्टिकल नंबर 52 में है, लोकसभा आर्टिकल नंबर 71 में है, सॉरी 81 में है, और 80 के अंदर जो होगा वो राज्यसभा होगा। ये तीनों पॉइंट याद करके चलेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी मुझे ठीक लगा। नेक्स्ट सवाल पे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान रखिएगा, जब भी अनुसूची के बारे में बात की जा रही है तो स्टेनो के पेपर में अनुसूची से बहुत सारे सवाल हमें देखने को मिले। तो यानी इस पेपर के अंदर तो अनुसूची को पुश किया गया, आगे करे या ना करे पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, सही से मैच किया हुआ है, कौन से शेड्यूल का आपको आंसर पूछा गया। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे 11वां शेड्यूल दिया गया है, जहां पर पावर पंचायती राज के बारे में बात की गई है। सोचेंगे 12वें शेड्यूल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा है, जो कि गलत है, क्योंकि 12वें शेड्यूल के अंदर तो म्यूनिसिपैलिटी या नगर परिषद के बारे में चर्चा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। नंबर 3 पर आते हैं, 10th शेड्यूल जो बात करते हैं लैंग्वेजेस के बारे में बात करें, बिल्कुल गलत है। यहां पे आएगा मेरे भाई दल बदल, यहां पे क्या आएगा, दल बदल के बारे में होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद 9th जो होगा एलोकेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, नहीं भाई 9th के अंदर मैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात कर सकता हूं, मैं रेगुलेशन के बारे में बात कर सकता हूं, तो ये भी नहीं होगा। तो मुझे साफ नजर आया कौन सा होगा मेरे भाई, पंचायती राज। अब आप लोगों के सवाल, टोटल शेड्यूल भारत के अंदर कुल कितने हैं। अगर मैं शेड्यूल के बारे में बात करता हूं तो भारत के अंदर शेड्यूल की संख्या जो है वो 12 है। ओरिजिनल अगर मैं बात करता हूं तो ओरिजिनल कितने थे मेरे भाई, 8 थे, ये दोनों याद रख सकते हैं। अब वो कौन कौन से शेड्यूल यहाँ पे मेंशन किया गया एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि पहले के अंदर शेड्यूल नंबर 1 है, वहां पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में चर्चा है। नंबर 2 शेड्यूल के अंदर हम यहाँ पर पावर्स के बारे में बात करते हैं, और ध्यान रखिए किन किन की पावर, प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा के सब, गवर्नर, जजेस, ये सब। नंबर 3 पे आता है शपथ के बारे में बात। नंबर 4 में आता है राज्यसभा की सीट एलोकेशन है। नंबर 5 में आता है यहाँ पर SC ST SC और ST के लिए। नंबर 6 पर आएगा ATM में मनी नहीं है, ATM में मनी नहीं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं होगा। 7 में जब भी मैं बात कर रहा 3 लिस्ट के बारे में, यहाँ पे लिस्ट है। और 8 में क्या आएगा सर, 8 में हमें देखने को मिलेगा लैंग्वेजेस के बारे में। और इसके बाद के तो हमने अभी पढ़े थे। 9th के अंदर हमें रेगुलेशन मिलेगा, 10th में दल बदल है, 11 में पंचायती और 12 में म्यूनिसिपैलिटी है। तो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर ग्रांटेड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 एक्सटेंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हिज प्रीसाइडर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। अब ये लग रहा है कुछ अटपटा सा सवाल,
तो इन सवालों के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं, मैं तुम्हें एकदम साफ बता दूं, इनको हम नहीं प्रिपेयर करके जाते क्योंकि अभी तक इस तरह के क्वेश्चन कम ही आते थे। तो इस क्वेश्चन को आप समझते हैं पहले कि 2022 के आपराधिक प्रक्रिया यानी पहचान अधिनियम के अंतर्गत दी गई कौन सी शक्ति 1920 के कैदियों की पहचान अधिनियम से अधिक व्यापक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि प्रिजनर को पहले जब मापते थे तो कुछ आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करते थे, तो पहला क्या दिया गया है, परमिटिंग कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डाटा, मतलब उसका बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो। रिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर ओनली टू कन्विक्ट, सिर्फ उस कन्विक्ट तक ही उसका सारा प्रोसीजर आप संभाल के रखेंगे। लिमिटिंग लॉ इन्फोर्सिंग एक्सेस टू स्टोर डाटा, जो स्टोर डाटा है सिर्फ वहां का इस्तेमाल करें। और अलाउ ओनली फिंगरप्रिंट फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ फिंगरप्रिंट का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी क्राइम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आपसे बात की गई है। तो भाई देखो, जब ऐसा सवाल आ जाए ना तो सिंपल सा याद कर लीजिएगा, आज की डेट में परमिट किया जाता है बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डाटा। बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डाटा में क्या आएगा, आपके फिंगरप्रिंट आ गए, ठीक है, आइरिस रेटिना वाला आ गया, आपका डीएनए आ गया, तो ये सब आप यूज कर सकते हो। तो आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं तो 2022 के अंदर यहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 एक्सटेंड करता है इन सब चीजों को। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए। अगर मैं फिर से कहता हूं इस सवाल को शायद मैं एग्जाम में ध्यान से देखता तो कर पाता और हो सकता है ना भी कर पाता। मतलब फिलहाल तो क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं वो नहीं कहूंगा कि रैंडम गए और तुक्का लगाए, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। अगले सवाल पे आएगा, अंडर विच आर्टिकल देन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। आई थिंक इमरजेंसी का पहला एक आर्टिकल आया था, शिफ्ट 1 में मैं बात कर रहा हूं, 3, 5, 6 वहां पे पूछा गया था, है ना। तो हम कहते हैं 3 तरह की इमरजेंसी होती है, 352, 356 और 360। ये क्या होगा सर, ये होगा नेशनल इमरजेंसी। पूछा क्या गया है एक बार सवाल में देख लेते हैं। दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन आता है मेरे भाई, दूसरा आता है प्रेसिडेंट रूल, जो मैं अभी पढ़ रहा था, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा आता है वित्तीय यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी मुझे समझ में आती है। अब सवाल क्या है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, तो आंसर क्या आएगा भाई, नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले आंसर लगाना है 352, यही तो मुझसे पूछा गया था सवाल। अगर कोई मुझसे कहता है नेशनल इमरजेंसी की टाइम लिमिट क्या है, तो देयर इज नो टाइम लिमिट, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक आप इसे लगा सकते हो। आज तक कुल कितनी बार लगी है, आज तक 3 बार लगी, ये मुझे ध्यान रखना है। नंबर 2, अगर मैं कहता हूं पार्लियामेंट को 1 महीने का टाइम मिलता है इसको पास करने के लिए, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा एग्जाम में जो भी आ जाए। अब 360 में हम समझ गए, 365 में क्या होता है भाई, इट इज आल्सो रिलेटेड विद प्रेसिडेंट रूल, इसको भी राष्ट्रपति शासन से जोड़ा जाता है, ये भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगर एग्जाम में आ जाए तुरंत आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन ये वाला भी आसान था। अभी तक जो सवाल हमने देखे उसमें कुछ सवाल लग रहे हैं कि अच्छे लेवल के, और बाकी तो मुझे ठीक लग रहे हैं, इतना ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं थी, है ना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैज्ञानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में जब जनरली हम लोग बात करते हैं कि जो संविधान में तो नहीं है लेकिन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ है। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल जैसे सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, इस तरह के सीबीआई, ये सारे यही बॉडी हैं, नीति आयोग, सब यही बॉडी हैं जिनको हमें समझना है कि संविधान में नहीं है लेकिन लिखी हुई है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब इधर आइएगा, इसमें पूछा गया नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी मैंने क्या पढ़ा हुआ है, सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, भाई ये तो आर्टिकल नंबर 338 सब क्लोज ए के अंदर आती है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टाइप हो गई। नेशनल कमीशन राइट फॉर एनएचआरसी, ये हमने पढ़ा हुआ है, 1993 में इसको भी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था। नेशनल कमीशन फॉर फार्मर और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो मुझे पता है कि अगर मैं तुक्का भी लगाऊंगा तो मैं राष्ट्रीय किसान आयोग पे तुक्का लगाऊंगा। ठीक है सवाल, लेकिन अच्छा यहां पे आपको देखने को मिलेगा इन 2 पॉइंट के ऊपर हल्का फुल्का सोचने को, लेकिन यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब मैं एक चीज बता दूं, जब आप पॉलिटी प्रिपेयर करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए तो थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको सोचने पे तो मजबूर कर ही रहा है। अगला सवाल, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन लेजिस्लेटर अंडर एंटी डिफेक्शन। अब ये दल बदल कानून मैंने अभी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले शिफ्ट 1 में एक सवाल जो आया था शेड्यूल का आया हुआ था, जहां पे उन्होंने साफ साफ लिखा होता शेड्यूल नंबर 10 के बारे में। तो जैसे ही उसने बोला तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरे यहाँ 10th शेड्यूल मुझे साफ नजर आ गया, है ना। ये वाला सवाल तो हो गया आसान। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बार के पेपर में कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया था जिसके अंदर शेड्यूल एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पे जब मैं 9th के बारे में बात करूं, लैंड रिफॉर्म से रेगुलेशन हो गया। जब मैं 11th के बारे में अभी मैंने बात की थी तो यहाँ पर पंचायत हो गया। अब पंचायत जब भी आता है थोड़ी बातें आप याद कर सकते हैं, 73वें संशोधन में इसको जोड़ा गया था, 73वां संशोधन 1992 में आया था, ये मुझे याद रखना है।
अगर मैं पंचायत के बारे में यहां पर बात करता हूं तो इसको 243 से लेकर 243 ओ तक यहां पे आर्टिकल मेंशन है। संविधान के भाग के बारे में बात करें, भाग 9 है। अगर मैं अनुसूची के बारे में बात करूं, जो कि सामने लिखा हुआ कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है। और कुल आइटम्स के बारे में बात करूं, 29 आइटम देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल जो है पंचायती दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी मुझे दिमाग में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इंश्योर करता है आइडेंटिटी कलेक्टिंग पर्सनल डाटा मस्ट ऑब्टेन एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल। एक बार सवाल को पढ़े फिर आगे चलें। हमने कहा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के हिसाब से कौन सा सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत डाटा एकत्रित करने वाली संस्थाएं को व्यक्तियों से स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी। अगर आप किसी से डाटा ले रहे हो ना तो पहले उससे सहमति लो, उसका कंसेंट लो, फिर आगे बढ़ो। तो ऑप्शन में दिया गया पर्पस लिमिटेटिंग है, उसके बाद स्टोरेज रिडक्शन कंप्लायंस है, डाटा लोकलाइजेशन है, नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क होगा। देखो अब ये सवाल देखने के बाद काफी चीजें अटपटी लग रही हैं, लेकिन मैं एक चीज बताता हूं। उसने कहा कंसेंट लेने की बात है, तो यहां पे हल्का सा आप याद कर सकते हो कि यहां पर नोटिस और विकल्प रूपरेखा की बात की जा रही है कि आप उससे पूछो भाई साहब ये सब प्रोसेस चल रहा है, ये नोटिस दिया जा रहा है, ये चीज हमें करेक्ट करनी है, ऐसा कुछ हम चला सकते हैं क्या? तो ये एक क्वेश्चन जो अच्छे वाले लेवल का है वो ये वाला सवाल है। ठीक है मेरे भाई, तो आप ये समझ गया पॉलिटी जब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सोच के तो करने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर इफेक्ट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? कब आया था? 1976 में। तो 42वां संशोधन जब भी आता है तो पहले तो मैं ये कहता हूं ये संविधान के अंदर एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारी चीजें यहीं से बदलाव हुई हैं। एक बार आप सवाल को देख लेते हैं। इनमें से पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन का एक प्रमुख प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन, इट एबॉलिश द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एबॉलिश तो नहीं किया था, ऐड होता तो मैं सोचता। ठीक है, नंबर 2 पे आएगा, इसने टेन्योर लोकसभा का इंक्रीज किया था और इंट्रोड्यूस किया था फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी को स्वर्ण सिंह कमेटी ने जोड़ा था, बिल्कुल जोड़ा था सर। और ये कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वां संशोधन। तो यहां पे मेरा तुक्का बैठ रहा है, लेकिन वो लोकसभा वाला मैं एंड में सोचूंगा, मैं बताऊंगा क्यों। उसके बाद ये इंट्रोड्यूस करता है फंडामेंटल राइट को सिटीजन्स के लिए, नहीं करता है। मौलिक अधिकारों को नहीं करता है। एक करता है 86वां संशोधन है, वो एजुकेशन है। ये रिड्यूस करता है लोकसभा का टेन्योर टू 4 ईयर। भाई ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, आप समझिएगा। पहली बात, जब उसने 42वां संशोधन बोला तो मैंने कहा यार 42वां संशोधन जो है 4 राज्य के नीति निर्देशों को जोड़ता है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है। और जब मैंने बोला ना लोकसभा का टेन्योर 5 साल से बढ़ाकर 6 साल, ये करता है, मुझे ध्यान रखना है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा 44वां संशोधन 6 साल से दोबारा 5 साल का टेन्योर कर देता है लोकसभा का। तो ऑप्शन जो सही दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। बल्कि मुझे ऐसी दिख गया था जब मैंने मौलिक कर्तव्य पढ़ा ना तो मेरा आंसर आ गया था, जब मैंने ये वाला कंसेप्ट बोला कि मौलिक कर्तव्य है। तो मतलब अगर मैं पेपर में बैठा हूं जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहा हूं तो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। यहां पे बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा पढ़ने वाला सवाल तो है, मतलब वो टाइम ले रहा है भाई। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट पे आ जाएगा। अगला सवाल है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है? अभी 2 मिनट पहले मैंने बात की और आंसर भी आ गया कि मुझसे अगर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेगा तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर चुका। मिनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजों में बदलाव किया। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे एक वर्ड है सोशलिस्ट, ये वर्ड इन्होंने जोड़ा है। एक वर्ड है सेकुलर, ये वर्ड इन्होंने जोड़ा है। और एक वर्ड है इंटीग्रिटी, ये वर्ड इन्होंने जोड़ा है। आप कमेंट करके बताइएगा ये तीनों वर्ड हमने कहां पे ऐड किए थे। उसके बाद 39, 39A, 43A और 48A, ये 4 आर्टिकल्स को राज्य के नीति निर्देश में भी जोड़ा था। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को भी इसी के थ्रू ऐड किया गया था। तो बहुत सारी चीजें जो हम ऐड होते देखते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट चीजों को। अब सवाल कह रहे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है तो मेरा आंसर क्या आ गया? भाई मेरा आंसर बिल्कुल सीधा है, 42वां संशोधन एकदम करेक्ट होगा, एग्जाम में आ जाए तो भी। अब ये 52nd जो आपको याद रखना है, ये दल बदल को ऐड करता है, एंटी डिफेक्शन, जो मैंने अभी पढ़ा था दल बदल के बारे में, तो वो यहीं से बात कर रहा है, वो यहीं से बात कर रहा है। इतनी चीज आप याद कर लीजिएगा। आगे आते मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग द भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के बारे में। अब इन सवालों के बारे में बात करते हैं, एक बार सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है कि भारतीय न्याय संहिता ने छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की सजा दी गई है। BNS इंट्रोड्यूस कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंस। ठीक है, अगला आता है स्कोप ऑफ समरी ट्रायल हैज बीन लिमिटेड टू ओनली सीरियस ऑफेंसेस। अब यहीं पे आपको सोचना है, देखो अब पेपर में तो क्लिक नहीं होगा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। मैं अब बाहर आगे तो बताना आसान है कि यहां पे सीरियस नहीं है भाई, माइनर क्राइम इंक्लूड किए गए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला गलत है। नंबर 3 पर आ जाओ। रिफॉर्मेटिव अप्रोच एम्स टू इंश्योर सोसाइटल रीइंटीग्रेशन ऑफ द ऑफेंडर्स। ये कह रहा है
अगर कोई व्यक्ति को सुधारा जाता है तो सोसाइटी में रीइंट्रोड्यूस कराने की बात भी की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी मतलब ये 3 जो है सही है, 1 और 2, 1 और 3। मेरा आंसर क्या रहेगा, 1 और 3 रहेगा। पेपर में नहीं ध्यान आएगा, ठीक है, पेपर में नहीं ध्यान आएगा, ये बात एकदम सच है। मैं नहीं सोच सकता, इतना क्लिक नहीं करेगा दिमाग में, बीएनएस पढ़ के ही नहीं गया तो कहां से क्लिक करता, ठीक है। तो ये वाला पेपर में नहीं बनेगा, लेकिन मैं इसके लिए कुछ क्लासेस लूंगा जहां पर मैं कानून के बारे में चर्चा भी करूंगा। अब थोड़ा सा मुझे फैमिलियर इसलिए लगता है चीजें, क्योंकि मैं पेशे से एडवोकेट ही हूं, तो थोड़ा सा फैमिलियर हूं इन सारी चीजों से। कुछ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, और ये मैं यूट्यूब पर ही करवाऊंगा, उसके लिए भी बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला सवाल, विच ऑफ दीज इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। पहली बात, अगर मुझे संघवाद के बारे में पूछते हैं तो सबसे पहली डेफिनेशन संघवाद या फेडरलिज्म के बारे में, पहली बात, हमारे संविधान में कहीं भी फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया गया। तो जब भी फेडरल आता है तो मुझे एक वर्ड क्लिक होता है, डिवीजन ऑफ पावर। एक वर्ड क्लिक होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन होना, यह मतलब होता है फेडरल का। अब इसका मतलब समझते हैं, इनमें से कौन सा फीचर नहीं होगा, स्पेशल ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा, नहीं पे मेरा ज्यादा फोकस है, वो आपको ध्यान रखना। पहली बात, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, शक्तियों का विभाजन है, ये अपनी शक्तियां खुद चलाएगा। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, राइटिंग में भी दे सकते हैं, तेरी पावर ये, तेरी पावर ये, चलेगा। ड्यूअल सिटीजनशिप मैं सोचूंगा। डिवीजन ऑफ पावर, इसका मतलब तो यही है, मतलब मुझे समझ में आता है, एक तो ड्यूअल सिटीजन वाला कंसेप्ट ये फेडरलिज्म को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मुझे करेक्ट आंसर क्या लगाना है, ड्यूअल सिटीजनशिप। एक तो हमारे देश में है भी नहीं, हमारे देश में कैसे चलती है, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। हमारे देश में क्या चलती है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता चलती है। तो ड्यूअल कहां पे चलती है, कमेंट करिएगा। यस, यू आर थिंकिंग राइट, ड्यूअल कहां पे चलती है, तो ड्यूअल का आंसर जो रहेगा वो रहेगा मेरे भाई यूएसए। ये मुझे याद रखना है। ड्यूअल का मतलब ये है कि स्टेट्स की अपना अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है। हमारे यहाँ पूरे देश में एक नागरिकता चलती है, हमें ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नागरिकता के बारे में बात करता हूं तो संविधान के भाग नंबर 2 में देखने को मिलता है। और अगर कोई मुझसे पूछेगा, 5 से लेकर 11 जो आर्टिकल हैं वो नागरिकता को ही शो करते हैं। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था, देश का पहला नागरिक कौन है, कमेंट कर दीजिएगा। देश का पहला नागरिक कौन होगा, कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट एंट्रीज इज और आर करेक्ट। आंसर दीजिएगा कि संघ सूची की जितनी भी आधार हैं उनमें से कौन सा कथन सही होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, लिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, शेड्यूल पे बहुत ज्यादा फोकस है, अब आप देख भी सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव, मतलब पूरी तरह से मेरी एक्सक्लूसिव पावर है टू लेगिस्लेट ऑन लॉटरीज कंडक्टेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के ऊपर पूरी पूरी ताकत है कि वो लॉटरीज का पूरा टेंडर अपने पास रखे। अगली बात, मैटर रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। जितनी भी सहकारी समिति हैं, अगर ये आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये जो बात है ये किस में लिखी गई है, ये लिखी गई है यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है। तीसरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी जो है वो यूनियन लिस्ट के अंडर में आती है। अब आपको आंसर देना है। चौथा पॉइंट क्या आता है, चौथा पॉइंट यहां पे पढ़ सकते हैं हम लोग, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग कॉर्पोरेशन एक्टिविटीज आर नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज। दोबारा पढ़ लीजिएगा, संसद ऐसे नियम पर कानून बना सकती है जिसमें गतिविधियां एक राज्य तक सीमित नहीं है परंतु विश्वविद्यालयों को छोड़कर। यह आपको बताना। एक बार पहले ऑप्शन रीड करिए, कौन कौन से आपको लगता है एलिमिनेट हो सकते हैं, पहले एक बार पढ़िएगा जल्दी से। तो पहला मुझे जो ऑप्शन समझ में आया कि ये हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है और पीवाईक्यू में भी आया हुआ है कि लॉटरीज के ऊपर बिल्कुल भाई सेंट्रल या स्टेट की किसी के भी हो तो पार्लियामेंट को पूरी आजादी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए तो लगता है सही। नंबर 2 पे आ जाइएगा, यहां पे लिखा गया मैटर, जब भी सहकारी समितियों के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों की मिलीभगत होनी चाहिए, सेंटर की भी स्टेट की भी। तो खाली यहां पर सेंटर लिखा हो यूनियन लिखा हो तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नंबर 3 पे आइएगा, आरबीआई के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसको यूनियन लिस्ट में डाला जाता है, सेंटर के पास ही रखा जाता है, स्टेट को नहीं शामिल किया जाता। तो 1, 3 सही है और 2 गलत है। ऑप्शन में देखें 1, 3 सही है, 2 गलत है, 1, 3 सही है, बाकी देखूंगा, और ऑल वाला ये गलत है। अब नंबर 4 पे आ जाएगा, कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है अगर एक्टिविटीज को लेकर वन स्टेट को तो पार्लियामेंट लॉ बना देगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो करेक्ट आंसर आएगा 1, 3, 4। मैं फिर से कह रहा हूं, पॉलिटी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, भाई क्या आंसर मैं लगा के आऊं, ये थोड़ा सा यहां है, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल हमें कौन सा देखने को मिलेगा, नेक्स्ट सवाल पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहां पे स्टेटमेंट दी गई है। सबसे पहला है, भारतीय संविधान विधेयक की विषयों को 3 सूचियों में विभाजित है। बिल्कुल भाई 3 में विभाजित है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, यही बात यहां पे लिखी गई है, बिल्कुल ठीक है। अगला आता है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स
ट्रांसफर किए गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि 5 चीजों को उठाकर स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट में डाला गया था, कि ये भी हो सकते हैं, सोचिएगा। इसके बाद ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। खाली पार्लियामेंट कानून बना सकती है क्या कॉन्करेंट के ऊपर? अब ऑप्शन में क्या लिखा गया है? ओनली स्टेटमेंट 1 और 3 इज करेक्ट। कह रहा है पहला और तीसरा करेक्ट होगा। ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट और 1 और 2 इज करेक्ट। एक बार स्टेटमेंट को रीड करें। स्टेटमेंट वाले सवाल भाई खूब हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार आंसर लगा दीजिएगा। देखो जी, फटाफट से आंसर सोचो एक बार, ताबड़तोड़। ठीक है, अब पहली चीज मैंने कहा 3 लिस्ट में बटा हुआ है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर 2 पे आओ। सब्जेक्ट ट्रांसफर की बात की, बिल्कुल भी सब्जेक्ट ट्रांसफर की बात की, ये भी सही है, ये भी सही है। जो चीज गलत लगी, कह रहे यार कॉन्करेंट जब भी होता है, तो मैंने यही तो बात बोली थी, कॉन्करेंट का मतलब क्या है? जहां पे सेंटर और स्टेट मिलकर बात करेंगे, तो 3 वाला तो हो गया गलत। तो मेरा आंसर आएगा 1 और 2। इसमें से क्या है? 1 और 3 नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑल नहीं होगा, 1 और 2 ये वाला आंसर में करेक्ट होगा। भाई समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लंबा सवाल है, थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है। ठीक है मेरे भाई, सवाल ज्यादा है, थोड़ी सी स्पीड बना के रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? BNSS के बारे में पूछा गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रमोट की गई ई फिलिंग और वर्चुअल ट्रायल टू एक्सीपीडिएट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ये कह रहे हैं इस सिस्टम को थोड़ा तेज करने के लिए। ठीक है, अब रीजन क्या दिया गया? इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एम करता है कि जो केस फालतू के पड़े उनको जल्दी खत्म किया जा सके। ये क्या कह रहा है? जो नया कानून आया ना, वो चाहता है कि जस्टिस, जो न्याय है, जल्दी जल्दी मिले। और रीजन क्या दिया गया? कि अगर टेक्नोलॉजी साथ इसे मिला लोगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा, क्योंकि वो हेल्प ही तो कर रहा है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया ए और बी सही है और आर इसका सही आंसर भी है। ए फॉल्स है, बी करेक्ट है। दूसरा है ए और बी ट्रू है, बट सही आंसर नहीं है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है। करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं भाई? अगर ये वाला क्वेश्चन मैं ध्यान से देख रहा हूं तो सिंपल सी बात है, जुडिशियल सिस्टम को तेज करने का, टेक्नोलॉजी जोड़ने का, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? ए रहेगा, कि प्रोसेस तेज करना है, मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं। और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, एकदम ठीक है। ठीक है, अब ये वाला सवाल बन सकता है, लेकिन पेपर में इतना टाइम किसके पास होता है कि बैठ के पढ़े, है ना। अगला सवाल, क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एस्टैब्लिश इन 1956। कह रहे 1956 के अंदर यूजीसी जब बना था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जब बना है, तो उसका काम क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार के लिए नहीं बना है, लिखा तो यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर के लिए नहीं बना है, लिखा है यूनिवर्सिटी। मैनेज करेगा इंडस्ट्रियल, नहीं भाई, लिखा है यूनिवर्सिटी। तो आंसर मेरा क्या आ गया? ओवरसी एंड फंड फॉर हायर एजुकेशन। आई थिंक एकदम लल्लू सवाल था, उसने यूनिवर्सिटी लिखा और मुझसे पूछा, तो तुरंत मैं आंसर लगा दूंगा, मैं सोचूंगा ही नहीं। मुझे क्यों सोचना जब मुझे आंसर साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा। नेक्स्ट सवाल है, विच लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट एट विलेज लेवल। विलेज लेवल पे काम करता है हमेशा। मुझे एक चीज पता है, पंचायती राज आएगा तो नीचे आएगा पहले ग्राम पंचायत, यानी विलेज वाला यहाँ पे। उसके बाद पंचायत समिति आएगा नंबर 2 के ऊपर, और नंबर 3 के ऊपर कौन सा आता है? जिला परिषद आता है, ये नंबर 3 होता है। 3 टायर सिस्टम में काम किया जाता है। और जब मैं पंचायत के बारे में बात करता हूं तो BR मेहता जी को बोला जाता है फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था। सबसे पहले राजस्थान का नागौर वो जगह है जहां पर पंचायती राज लागू हुआ था, और ये बात है 2 अक्टूबर 1959 की। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। अब सवाल पे आते हैं। पंचायत समिति सर बीच वाला लेवल हो गया, जिला परिषद टॉप वाला लेवल हो गया। अब मेरे पास ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इसमें एक नया कंफ्यूजन हो गई। आंसर लगा दो भाई जल्दी से। निचले लेवल पे बात की गई है, तो आंसर मुझे क्या लगाना है? हर बच्चा आंसर लगा दे यार। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? ग्राम पंचायत आंसर लगा और आगे बढ़िएगा। देखो सवाल फिर से मैं कहता हूं अच्छा होता है और बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन है कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है कोई भी इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है राष्ट्रपति के? PYQ है, एग्जैक्ट पेपर में आ चुका है। हमें पढ़ा हुआ है अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत है, राष्ट्रपति चुनाव में कोई दिक्कत है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत है, आर्टिकल नंबर 71 में ये बोला गया है कि इसका डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेगा और वो डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ कहीं? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 बिल्कुल यही आंसर है, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80। मुझे याद रखना है, सिंपल सवाल था। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? यहाँ पे आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट। इतनी सी बात मैं याद रख लूंगा सर, बिल्कुल याद रख लूंगा। आगे बढ़ा जाए भाई, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेनर ट्राइबल इन द NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन प्रोसेस। NRC में यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रक्रिया में विदेशी न्यायाधिकरण यानी फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के लिए क्या भूमिका है? पहली बात, टू कंडक्ट सेंसस, इनकी भाई जनगणना करके रखें कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं। इनको वोटर ID इशू करके देंगे, इनको डिपोर्ट करेंगे इलीगली अगर यहाँ आ चुके हैं, वेरीफाई करेंगे नागरिकों के लिए कि वो इंडिविजुअल आ रहे हैं नहीं आ रहे, NRC के अंदर है या नहीं है। तो आंसर मुझे क्या लगाना है मेरे भाई?
ठीक है, सिंपल सी बात है। जब हम बात करते हैं एनआरसी के बारे में, रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार क्या करता है, वो देखता है कौन लोग, अच्छा आप हो, ठीक है, आप नहीं हो जाओ फिर यहां से, आप हो तो वेरीफाई तो करता है ना वो। तो एनआरसी का सिंपल सा मतलब है वो वेरीफाई करने का काम ही करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, करेक्ट आंसर याद रख लीजिएगा, टू वेरीफाई सिटीजनशिप क्लेम ऑफ इंडिविजुअल। अभी तक जो चीज हमें समझ में आई है और आप लोग समझ चुके होंगे कि इस बार की पॉलिटी वो नहीं है जो सिंगल वर्ड पे खेल रही हो कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 बताओ क्या है, आर्टिकल नंबर 14 बताओ क्या है, वैसा नहीं है स्टेटमेंट वाली, और स्टेटमेंट वाले भी नहीं है तो लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस वाले हैं जहां पे बार बार आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये एक टाइम टेकिंग होता है भाई, इसमें जनरली टाइम लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज एरिया गवर्न अंडर आर्टिकल नंबर 6th शेड्यूल के अंदर पूछा गया, छठी अनुसूची के अंदर पूछा गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, एटीएम में मनी नहीं, एटीएम में मनी नहीं है। ये 6th शेड्यूल में हमने बार बार पढ़ा है। ए से फिर असम आएगा, टी से त्रिपुरा आएगा, एम से मणिपुर आएगा। अब जिसने मणिपुर सोच लिया, मैंने आपको एक ही चीज बोलती है, एटीएम में मनी नहीं है, मेघालय है और यहां पे मिजोरम है, बस यही पॉइंट तो मुझे याद रखना है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश नहीं सर, मुझे त्रिपुरा लगाना है। बिल्कुल आसान सवाल हो गया, बिल्कुल आसान सवाल हो गया। इजी क्वेश्चन तो इजी रहेगा भाई, उसमें ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है। अगले सवाल पर आते हैं, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर द पोस्को एक्ट। अब ये पहली बात, पोस्को एक्ट क्या है, 2012 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस के लिए इसको डाला गया था कि अगर बच्चों के खिलाफ कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो पोस्को एक्ट लेके आया था। तो पोस्को एक्ट में सिंपल सा मतलब है, तो यहां पे पूछा गया पोस्को अधिनियम के तहत किसी अपराध के उकसाए की सजा क्या होती है, सेम सजा होती है, जिसने किया और जिसने उकसाए सेम सजा है भाई। तो ध्यान रखिएगा, सेम पनिशमेंट एज ऑफेंस। अब देखो, अब मुझे तो बाहर बताना आसान है, ठीक है, थोड़ी वकालत की है तो थोड़ी जानकारी वैसे है, लेकिन अब ऑप्शन देखते हैं बाकी क्या, उससे आधी पनिशमेंट हो जाएगी, कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और कम्युनिटी सर्विस में डाल देंगे, नहीं भाई सेम सर्विस होगी, उकसाने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, सेम ऑफेंस होगा। ठीक है मेरे भाई, याद रख लोगे, अच्छा क्वेश्चन है, आगे आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज द पावर टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। आई थिंक ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, आर्टिकल नंबर 248 249 के अंदर राज्यसभा के हाथ में एक्स्ट्रा ताकत होती है कि ऑल इंडिया सर्विसेज बढ़ानी, कुछ चेंजेस करने तो कर सकते हैं और स्पेशल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, अब मैंने ऑप्शन पढ़े नहीं, मैं पढ़ रहा हूं तुम्हारे साथ। लिखा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय इशूइंग, नहीं राष्ट्रपति नहीं कर सकता, पॉइंट नंबर 1। यूनियन कैबिनेट व सिंपल मेजोरिटी नहीं, सिंपल नहीं होगा, स्पेशल होगा और वो भी राज्यसभा के थ्रू होगा। प्राइम मिनिस्टर विद द कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, ऑल इंडिया सर्विस तो मतलब ही नहीं है। पार्लियामेंट यहां पे प्रोवाइड करेगा राज्यसभा को, एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे स्पेशल मेजोरिटी के साथ। भाई ये क्वेश्चन रिपीट है, पीवाईक्यू है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ही पता नहीं कितनी बार क्लास में करवा रखा होगा। 248 249 आर्टिकल इसको शो करता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अच्छा आर्टिकल नंबर 312 बेसिकली आंसर ये आता है, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में जब भी मैं बात करता हूं, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में जब भी मैं बात करता हूं, ध्यान रखिएगा, एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है और एक आईएफएस होता है। आर्टिकल नंबर 249 जो मैं बोल रहा हूं, वहां पे राज्यसभा ना स्टेट लिस्ट में कुछ चेंजेस कर सकता है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 312 यहां पे आर्टिकल जो है आपको याद रखना है, 312 फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, ये आपको ध्यान रखना है। देखो भाई सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग में बस पिक्चर रखने की बात है, इतना मुश्किल नहीं था ये सवाल। आगे बढ़े मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच विद देयर लीडरशिप रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल मुझे काफी शानदार लगा इनका। जनरली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करते हैं, शुरुआती संविधान बनने के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी कमेटीज आती है, उनमें आधी माइनर होती है आधी मेजर होती है। इन्होंने माइनर पे बहुत फोकस किया है। आइए भाई पढ़ते हैं। सबसे पहले जीवी मवलांकर जो हैं वो किस कमेटी के हेड रहे हैं, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड रहे हैं, एक। नंबर 2, बी आर अंबेडकर हेड रहे हैं फंक्शन ऑफ असेंबली के लिए, नहीं यार ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे हैं, तो ये वाला तो गलत लग रहा है। एन गोपाल स्वामी अय्यर जो हैं वो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के, नहीं यार ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के तो के एम मुंशी रहे हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया। उसके बाद पूछा क्या गया है, उसके बाद पूछा क्या गया है, के एम मुंशी लीडर, वो के एम मुंशी ऊपर के हो गए, अगर फंडामेंटल राइट है तो यहां पे आएगा सरदार पटेल इसके अध्यक्ष रहे हैं, सरदार पटेल अध्यक्ष रहे हैं। तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आया, मेरे पास आंसर निकल गया ए, जी वी मवलांकर। ये मुझे याद रखना है। देखो अच्छा सवाल है, इतना इजी भी नहीं कि हर बच्चा यूं कहते सर मस्ती मजाक में हो रहा है, वैसा क्वेश्चन नहीं है। इस पे थोड़ा फोकस करने की नीड थी एक्चुअल में। अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है, क्वेश्चन पढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब कोरम हमको चाहिए, अगर मैं मीटिंग रखता हूं तो एक पर्टिकुलर कोरम के साथ रखता हूं। उसने क्या बोला, हमें संसद के अंदर अगर मीटिंग करनी है तो हमको एक बेसिक कोरम बना के रखना पड़ता है कि अगर मैं लोकसभा को बुला रहा हूं तो कम से कम 55 लोग तो आए, राज्यसभा को बुला रहा हूं तो कम से कम 25 लोग तो आए, इन लोगों का आना जरूरी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, इन लोगों का आना तो जरूरी है। अब ध्यान से सुनो, कोरम का मतलब क्या होता है, 1/10 मेंबर का आना, और ये आर्टिकल नंबर 100 में है। अभी तक मैंने ऑप्शन देखे भी नहीं है, अब ऑप्शन को देखते हैं। 1/3 गलत होगा, 50 मेंबर गलत होगा, 1/10 सही होगा, 1/4 गलत होगा। तो अगर मुझे हल्का सा भी क्वेश्चन आता है, मतलब इन क्वेश्चन के लिए मुझे ऑप्शन भी देखने की नीड नहीं है, मुझे पहले से आंसर पता है, बस फटाफट से देखना है एबीसीडी में कौन सा होगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन तो देखना ही है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर खुद सोच लेता हूं। ये उस लेवल के सवाल है, उतना पीवाईक्यू रिपीटेड है ये। तो ये वाले क्वेश्चन पीवाईक्यू है भाई पूरे। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल पार्क अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पहली बात तो ये सवाल याद रखेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों की भूमिका क्या है। भूमिका क्या होगी, टूरिज्म को प्रमोट करना, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके बाद वाइल्ड लाइफ को बचा कर रखना, हो सकता है। रेगुलेट करना ट्रेड को, व्यापार के लिए तो मतलब ही नहीं है। ओवरसी इलेक्शन, कोई मतलब नहीं। देखो दो ऑप्शन तो देखने से बिल्कुल गलत हो रहे हैं, व्यापार और चुनाव, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन क्या बचे, टूरिज्म और प्रोटेक्ट करना। भाई प्रायोरिटी हमेशा रहती है जानवर को बचा के रखना। तो मेरा आंसर क्या आ गया, आ गया मेरा आंसर। मैंने कुछ सोचा भाई, बिल्कुल आसान था, मुझे सोचना ही नहीं पड़ा। मुझे प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड लाइफ को और उनके हैबिटाट को, बस यही तो करना था काम, यही काम करना था, और यहां पे मेरा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल पर चलें। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ सोल्जर फायर्स अ मोब on a mob by order of superior officer in conformity with the law according to the भारतीय न्याय संहिता 2023 has he committed an offense। अगर मुझे मेरे ऑफिसर जो हैं, ठीक है, वो कहते हैं गोली चलाओ, ये जो मॉब है मतलब वो भीड़ है जो कोई अपराध कर रही है, उस पर गोली चलाए, तो क्या मेरे ऊपर कोई एक्शन होगा। तो अब ये देखते हैं ऑप्शन में, यस बिकॉज ही वुड हैव डिसओबेड, हाँ उसको मना कर देना चाहिए था। यस बिकॉज ही वायलेंस इज पनिशेबल, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है तो देखा जाएगा। नो बिकॉज इज फॉलोड द पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का फॉलो किया है। नो बिकॉज ही बिलीव्ड इन गुड फेथ एंड इट वॉज बाउंड बाय लॉ, उसने बिल्कुल गुड फेथ को रखा है और उसने कानून के अंडर में रहकर गोली चलाई। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई, अगर कोई मॉब आ रहा है, कोई ऐसी भीड़ आ रही है, कोई उग्र लोग आ रहे हैं जो कोई अपराध को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर गोली चलाएंगे तो कानून के अंदर में रह के अपने गुड फेथ के लिए सुपीरियर का ऑर्डर मान के तब गोली चलाई जा रही है। तो आंसर आ गया मुझे। तो इन जैसे सवालों के मुझे कानून जानने की जरूरत नहीं है, मतलब बेसिक कॉमन सेंस यहां पे लगाएंगे तो बात बनेगी, बेसिक कॉमन सेंस लगाए तो बात बनेगी। तो इस सवाल में मुझे कोई हेडेक नहीं लेनी है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल पे आएगा। क्वेश्चन है हु हेडेड द क्रेडेंशियल कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमेटी वाला सवाल फिर से आ गया है। केटी कृष्णचारी है, जवाहरलाल नेहरू है, के एम मुंशी है। केटी कृष्णचारी, के एम मुंशी, इन दोनों के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो दोनों का संबंध जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ होगा। दोनों का संबंध किसके साथ होगा मेरे भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी है, ये 29 अगस्त 1947 में बनी है, ये मुझे ध्यान रखना है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है बी आर अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को बना के तैयार कर दी, ये भी मुझे ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब भी आता है तो आपको वर्ड याद रखना, जिस भी कमेटी के सामने यूनियन लिखा हो तो इनको मौका दिया जाए, जिस भी कमेटी के सामने प्रोवेंशनल लिखा हो इनको मौका दिया जाए। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये मुझे याद रखना है। ठीक है, अच्छा सवाल था लेकिन बन सकता था, मतलब बन सकता है सवाल में, ज्यादा ऐसा भी नहीं कि नहीं बन पाता, बन सकता था सवाल। अभी हम ना सिर्फ प्रीवियस ईयर, मतलब ये जो स्टेनो का पीवाईक्यू हो गया अब तो हमारे लिए, इसको मैं देख रहा हूं। ठीक है, डिटेल में क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है, पेपर का लेवल जानना, वो यहां से हम अच्छे से जान लेंगे। आइए भाई, क्वेश्चन है मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू द लोकसभा एज स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज इतना। अब मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे जगहों पर इस सवाल का अलग अलग आंसर दिया हुआ, अगर आप देखने को भी मिलेगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हमें लगाना है 550। वैसे मैंने जो आंसर शीट देखी थी उसमें 552 था, जो ऑफिशियल आंसर थी उसमें 552 लगा रखा था। मैं बताता हूं रीजन। इन्होंने बोला कि 2026 तक हमारी सीटें जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 552 हो सकती हैं, लेकिन 104 अमेंडमेंट के थ्रू 2 सीटों को रिजेक्ट कर दिया गया कि ये सीटें तो होंगी नहीं, ये सीटें होंगी नहीं। अब ये एंग्लो इंडियन की सीटें, इसको हम शामिल नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है।
अब पूछा क्या गया है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की एज स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कितनी है? भाई मैक्सिमम तो यही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर आंसर किया गया है, लेकिन मैं फिर से कहता हूं अगर आप सर्च करने लगे तो n नंबर ऑफ आंसर मिलेंगे। फिर मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जगह जो सरकारी वेबसाइट है उसमें अपडेटेड नहीं है, लेकिन उसमें मेंशन ये किया गया है। अब हटने के बाद तो ये बनना चाहिए, लेकिन सरकार ये कह रही है तो इसलिए हम भी इसी को प्रेफरेंस देंगे, ये आप मान के चलो। ठीक है, हम लोग इसी को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाइएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट में? अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सर गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। गवर्नर जो अगर पता चलता है भाई किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 153 के अंदर पता चलता है राज्य के अंदर होगा। गवर्नर एक राज्य ज्यादा कई राज्यों के लिए राज्यपाल बनकर काम करेगा। 7वां संशोधन यही कहता है मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा भी काम कर सकता है, ये मुझे पता लग गया। अगर हम कहते हैं 161 में इनकी क्षमा करने की शक्तियां हैं और 213 के अंदर इनका ऑर्डिनेंस लाने की शक्तियां, ये भी मुझे याद रखना है। अब इधर आ जाइएगा, कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट के बारे में? अब मैंने पढ़ लिया ना 153 में स्टार्टिंग है, तो मैंने जब पढ़ा तो 154 के अंदर इनकी कार्यपालिक शक्तियां होती हैं, कार्यपालिक शक्तियां होती हैं। तो ये वाला पॉइंट तो यहां आ गया, तो इसको एलिमिनेट कर दूंगा मैं। अगला मुझे साफ दिखाई दे रहा है, भाई आंसर आ गया। 170 के अंदर यहां पर विधानसभा होती है, 170 के अंदर क्या होती है? विधानसभा होती है। और 168 के अंदर भैया राज्य का विधानमंडल होगा, राज्य का विधानमंडल होगा, यानी स्टेट लेजिस्लेचर होगा, ये भी मुझे ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 155 है। इजी सवाल था, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट है, तो जो क्वेश्चन रिपीट होगा मैं उसको इजी कैटेगरी में ही डालूंगा। अब देखो मैं पीवाईक्यू भी ना करूं और सोचूं सारे सवाल मेरे सही हो जाए तो नहीं पॉसिबल है, तो पीवाईक्यू तो मुझे अच्छे से करना ही है, तब जाके बात बनेगी आगे। आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास। क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन एट्रीब्यूट्स विद देयर रिस्पेक्टिव डेमोक्रेटिक वैल्यू। अब थोड़ा फिर से पढ़ने वाला, आई थिंक ये विजिबिलिटी कम होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा, मुझे तो कम दिख रहा है, आप देख लीजिएगा ऑप्शन में। सबसे पहले हमें यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा नजर है, ड्यूटी मतलब मेरे कर्तव्य, पहले समझ लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी मेरे कर्तव्य, मुझे देश के लिए क्या करना है। नंबर 2, इक्वल वोटिंग राइट्स, मेरे पास वोट डालने का इक्वल राइट है, और यहां पर इंडिविजुअल की कंसेंट मतलब वोटिंग डालने का अधिकार है, ऐसे दिमाग में रख लूंगा। उसके बाद आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविजन, मतलब बेसिकली यहां पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में हल्की फुल्की बात है। नेक्स्ट आता है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात है, मतलब मुझे रिलीजियस फ्रीडम के बारे में यहां पे बात की गई है। अब इसके सामने क्या दिखाई दे रहा है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब जड़ से जुड़ा आदमी तो पंचायत वाला होगा, गांव वाला आदमी, तो पहली बात डी का ऑप्शन ए होना चाहिए, पहली बात डी का ऑप्शन ए होना चाहिए जो मुझे नजर आ रहा है यहां पे। नंबर 2, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल कंसेंस, अच्छा इसका पॉइंट था, व्यक्तिगत अंतरात्मा का सम्मान, इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करेंगे, देख लेंगे। उसके बाद थर्ड पे क्या आ रहा है, रिकॉग्नाइजेशन सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखा जाएगा। प्रिंसिपल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये वाला वोटिंग डालने का अधिकार है, वोटिंग डालने का, यानी सेकंड का डी होना चाहिए, बी का डी होना चाहिए, नंबर 4 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखते हैं, डी का 1 होना चाहिए और बी का 4, डी का 1 होना चाहिए और बी का 4, ये कहां आ गया, डी का 1 तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा इसमें, हमने क्या लगाया था, डी का तो 1 है, डी का तो 1 है और बी का 4 आ रहा है, तो हमारे में तो ऑप्शन बी का 4 कहीं नजर आ रहा है यार, हमारा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें से। दोबारा देखा जाए क्या कहां पे दिक्कत आई है। लोकल, अच्छा ये सॉरी सी था, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला सी था, सॉरी ये वाला सी है, सी के साथ हमें मैच करना है ए को, सी के साथ मैच करना है ए को। अब मुझे वोटिंग वाला मैच करना है, कौन सा, ये डी है, तो बी को मुझे मैच करना है, कौन सा है, ये 4 वाला होगा, तो सी का 1 है, बी का 4 है, यहां पे अब देखना सी का 1 बी का 4, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, सी का 1 बी का 4। एक तो ऑप्शन थोड़े होच पोच हैं तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, याद रख लोगे, किसी को दिक्कत जल्दी से बताइएगा, ये वाला आंसर मेरा करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीकर इन केस ऑफ टाइड वोटिंग। स्पीकर जब भी हम बात करते हैं, अगर यहां पे वोट टाई हो जाती है कि भाई ना मैं वोट कर पाऊंगा ना तू कर पाएगा, ठीक है, 10 लोग कह रहे हैं हाँ, 10 लोग कह रहे हैं ना, 100 लोग कह रहे हैं हाँ, 100 लोग कह रहे हैं ना, तो ऐसे में स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर का हमेशा वोट, और ये मैंने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन बिना देखे बता रहा हूं, आर्टिकल नंबर 93 के अंदर हमें स्पीकर के बारे में बता रखा है, और स्पीकर जो है इस पूरे लोकसभा का डेकोरम मेंटेन करने का इन्हीं का काम होता है। ये क्या कहता है, पर्सनल प्रेफरेंस नहीं, ये टाई ब्रेकर होता है, इसी को मैं कास्टिंग वोट भी बोल सकता हूं,
इसी को मैं डिसाइडिंग वोट भी बोल सकता हूं। क्या आपको याद है ये वाला पॉइंट? हाँ सर, कास्टिंग वोट डिसाइडिंग वोट इसी के लिए है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरा भाई? करेक्ट आंसर बी रहेगा। बोलो यस और नो। हाँ ठीक है सर, डन है डन है डन है। आसान सवाल था, चल जाएगा काम। आगे आ जाइएगा, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है? विच कॉन्स्टिट्यूशन फीचर इन इंडिया आर लिंक टू द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जब भी मैंने ऑस्ट्रेलियन के बारे में बात की ना, एक तो मुझे कॉन्करेंट वाला वर्ड हमेशा याद रहता है। ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट है सर? ओशनिया महाद्वीप का पार्ट है, ये भी मैं याद रखूंगा। अब इधर आते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, ज्वाइंट सीटिंग आता है, फेडरल स्ट्रक्चर आता है, एडवाइजरी आता है। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है कि बोरोइंग से सवाल पूछा गया और एकदम अच्छा सवाल है, आंसर ट्राई करिएगा। मैं इसलिए आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि आप भी ट्राई करते रहे भाई किस में क्या हो रहा है, आंसर लगा दो। तो देखो भाई, जो हमें पता है कि फेडरल एडवाइजरी जब भी आ जाए तो दोनों का आंसर कनाडा होता है, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब बचा क्या मेरे पास? ज्वाइंट सीटिंग बचा है और व्यापार बचा है, तो ट्रेड वाला तो वैसे ही नहीं है, तो ज्वाइंट सीटिंग मुझे याद रखना है। आर्टिकल नंबर 108 में ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात करते हैं। आज तक मिला के 3 बार ज्वाइंट सीटिंग को याद रखिएगा, ये मेरा आंसर बी है। ज्वाइंट सीटिंग को बुलाने का काम किसका होता है भाई? प्रेसिडेंट का होता है। किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है, ये मुझे ध्यान रखना है। नंबर 2, अगर मैं बात करता हूं प्रिसाइड करने का काम, हु वाज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो प्रिसाइड करने का काम स्पीकर का होता है। अगर ये नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर का होगा, और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन का होगा, ये भी मैं याद रख लूंगा। बोलो हाँ के ना? हाँ सर ठीक है। आगे चले मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑपरेट। ये अलग सवाल हो गया, ये अलग सवाल हो गया। सवाल कहता है अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑपरेट। राष्ट्रीय उत्पादक परिषद प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें, पहले समझते हैं। प्रोडक्टिविटी एजुकेशन का तो मामला नहीं है। प्रोडक्टिविटी मैं ऐसा मानने चलता हूं इंडस्ट्री से रिलेटेड कहीं होगा, तो मेरे सामने एक वर्ड दिखाई दे रहा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, वो यही तो कह रहा है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की। प्रोडक्टिविटी व्यापार बढ़ाना है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मैं सोच सकता हूं। बोलो हाँ है ना, बट ठीक है, सोच ले तो आंसर आ गया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर बी रहेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है, कौन सा आर्टिकल संविधान के अंदर डील करता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। अभी मैंने एक सवाल पढ़ा था, अगर मैं राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करता हूं तो सर आर्टिकल नंबर 154 था, याद करने की कोशिश करो। हाँ सर एकदम याद है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, संघ की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 78, प्रधानमंत्री का कर्तव्य सारी बातें पीएम प्रेसिडेंट को बताकर आए, ये मुझे पता लगे, तो ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। लो सर, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। नंबर 2, आर्टिकल 75 में सोचूंगा, 52 के अंदर तो ये पता चलता है राष्ट्रपति होंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी देख के पता चला नहीं है। अब आर्टिकल नंबर 75 बचा, आर्टिकल नंबर 73 बचा। अब सोचो और आंसर लगाओ, अब सोचो और आंसर लगाओ। अब मैं बता दूं तुम्हें आंसर कैसे होगा। देखो, जब मैंने 75 पढ़ा तो मैंने ये पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का एक कर्तव्य है कि मेजर अपॉइंटमेंट पीएम की और बाकी मिनिस्टर्स की आपको ही करनी है, तो ये भी नहीं बचा, तो आंसर क्या बचा? 73 बचा। तो अगर ऑप्शन भी एलिमिनेट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, अगर ऑप्शन भी एलिमिनेट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें ज्यादा इशू नहीं है। ठीक ठाक था क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है, एज पर द चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के थ्रू हम अध्याय नंबर 1 के प्रारंभिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लागू नहीं करेंगे। अब ये वाला सवाल तो अलग सा लग रहा है, पढ़ो एक बार ऑप्शन में। क्वेश्चन है, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई, 1 नॉट एप्लीकेबल कह रहा है कि एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 2, एफिडेविट सबमिट बिफोर द कोर्ट ऑफिसर, न्यायालय अधिकारी के समक्ष जो शपथ पत्र है प्रस्तुत करना, ठीक है। सैन्य न्यायालय में मुकदमे, ट्रायल बिफोर मिलिट्री कोर्ट, और सिविल जज कोर्ट की कार्यवाही। अब इस सवाल को जब मैंने देखा, जब पहली बार इस सवाल को देखा था मैंने खुद, ठीक है, तो इस सवाल में देखने से क्या समझ में आया आपको, थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, मतलब यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है, वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के बारे में बात कर रहा है, वो जज के सामने कार्रवाई की बात करता है, और यहां पे न्यायालय अधिकारी के सामने खुद शपथ लेने की प्रस्तुत कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, फिर से मैं कहता हूं पेपर में दिमाग काम नहीं करता है, ये तो कहने की बातें बाहर आके कि नहीं भाई ऐसे भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पेपर में दिमाग काम नहीं करेगा। करेक्ट आंसर बी रहेगा। इसके लिए मैं आपको तैयारी कराऊंगा भाई किस तरीके से इन क्वेश्चन से डील किया जाए। अगला सवाल देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से सही कथन का जवाब देना है। पहला, लैंड और एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है।
मैरिज लॉ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में आता है। फिर से मैं कह रहा हूं, लिस्ट आपको सारी याद करनी पड़ेगी जिस हिसाब से सवाल आ रहे हैं। हर सवाल इंपॉर्टेंट हो गया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लैंड एग्रीकल्चर बिल्कुल स्टेट का पार्ट है, ये सही है। कथन 2 है जो विवाह कानून और गोद लेना अगेन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो इसके दोनों कथन सत्य होंगे। क्या होंगे भाई? दोनों कथन सत्य होंगे, ये मैं याद कर लूंगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 2021 में भारत में गर्भपात में कानूनी ढांचे को कैसे विस्तारित किया गया है? यानी हाउ डिड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2021 एक्सटेंड द लीगल एबॉर्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया। देखो भाई, आपके ना यहाँ पे ऐसे ही समझना है कि बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है लीगल एबॉर्ट करना पड़ता है बच्चा, या तो बच्चा कोई गड़बड़ हो जाए रेप के थ्रू या फिर किसी और प्रॉब्लम के थ्रू एबॉर्शन की नौबत अगर आती है तो सरकार कैसे अलाउ करती है। पहला ये बोला गया है कि उनका जो जेस्टेशनल लिमिट है वो टर्मिनेशन का 24 वीक का कर दिया गया है। एक इन्होंने क्या किया, एबॉर्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ओनली टू मैरिड वुमेन, जो महिलाएं सिर्फ शादीशुदा उनके लिए होना चाहिए। अलाउ टर्मिनेशन ओनली ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी डॉक्टर सिर्फ उनके कहने पर होना चाहिए। और मेड एबॉर्शन लीगल फॉर ऑल प्रेग्नेंट अप टू 30 वीक, कि 30 वीक तक आप प्रेगनेंसी को एबॉर्ट कर सकते हो। देखो भाई, प्रेगनेंसी में एबॉर्शन का मतलब ये होता है कि महिला की जिंदगी ऊपर बात आना। तो सरकार कहता है ऐसी कंडीशन हम रखते हैं जहां पर महिलाएं जो हैं इसमें जान का खतरा ना बने, तो इन्होंने सिंपल सी बात बोल दी कि इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और 24 वीक तक जो है हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये आंसर इसका होगा। अगेन ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा भाई ऐसा समझ के चलिएगा कि थोड़ा सा आउट ऑफ लीग सवाल पूछ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन हर बच्चे को नहीं पता होगा, करंट अफेयर में कितना ही पढ़ लिया होगा, इतना भी करंट न्यूज़ नहीं है ये वाली, बट फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। और मैं कह रहा हूँ इस तरह के सवाल अगर अब दोबारा पूछेगा तो कहाँ से तैयारी करनी, उस पर विचार करने की जरूरत है। अब तो जो पेपर आना था वो आ ही गया है, हमें इसके तो अब कोई वो है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आगे सीजीएल का एग्जाम है तो उसमें क्या करना है उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। इधर आएगा नेक्स्ट सवाल है, अंडर चैप्टर नंबर 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में विच ऑफ द क्वालिफाई एज प्राइमरी एविडेंस, इनमें से किसको प्राइमरी एविडेंस माना जाता है? ये कह रहे हैं बीएसए के अकॉर्डिंग अगर कोई मेरे सामने एविडेंस मिला तो मैं इसको प्राइमरी एविडेंस मानता हूं। किनको मानता हूं? पहला ऑप्शन है मेरे पास क्या है, काउंटर पार्ट मिला डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूटिव वन ऑफ द पार्टीज, किसी पक्ष द्वारा निष्पादित दस्तावेज के प्रति, मतलब ये रख दिया गया दूसरी पार्टी ने, एक क्लर्क द्वारा साइन किया गया दस्तावेज फोटोकॉपी दे दिया गया वाला, बाद में तैयार किया गया एक लिखा गया हैंडरिटन नोट्स है, या मूल दस्तावेज की टाइप की गई है, उसको हम जो है मूल एविडेंस के रूप में मानेंगे। आंसर में क्या लगाऊं? अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। आंसर लगा दी मेरे भाई, जल्दी से लगाइएगा। तो भाई ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि किसी पक्ष के द्वारा जब कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है तो उसको प्राइमरी एविडेंस के रूप में देखते हैं। हमेशा ना एक पार्टी होती है, मान लो दो पार्टी के बीच में चल रहा है, तो एक पार्टी अपना दस्तावेज रखती है, उस पर आरोप लगाती है, फिर उसका सोल्यूशन वो देता है कि मुझ पर जो आरोप लगा है उसका खंडन में इन दस्तावेजों से करता हूं। तो पहला दस्तावेज वही है, प्राइमरी एविडेंस वही है जो पेश किया जा रहा है ना, ये वही वाला काम बोल रहा है। पार्टी और पार्टी भी जनरली कोर्ट में ऐसे ही लड़ते हैं, तो पार्टी ये कहती है भाई इस आदमी ने मेरे साथ ये कर दिया, तो वो जो पहला है वही एविडेंस के रूप में सामने आ रहा है, फिर उसके खिलाफ जो है फिर दूसरी पार्टी अपने आप बचाव करती है, फिर वो वाला सीन आता है। ठीक है मेरे भाई, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आएगा? क्वेश्चन है विच बॉडी हैज द पावर टू अमेंड द यूनियन और स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य की शक्तियों का वितरण के संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया? भाई एक चीज मान के चलो, मुझे सेंटर स्टेट में कुछ संशोधन करना है तो किसको पावर दी जाएगी? भाई ऑब्वियस सी बात है जो बड़ी बॉडी होगी, ऑब्वियस सी बात है जो बड़ी बॉडी होगी। तो बड़ी बॉडी कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट का जनरली इनसे लेना देना नहीं होता कि हम यूनियन लिस्ट में क्या कर रहे हैं, स्टेट लिस्ट में क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं मेरे पास नहीं, मैं तो लास्ट रिजोर्ट हूं, मैं बाद में देखूंगा। उसके लोकसभा, स्टेट और पार्लियामेंट, साफ नजर आ रहा है भाई इनमें पार्लियामेंट को ही ताकत देंगे जो इन सब चीजों में एंटर करके सबका सोल्यूशन निकालेगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग चला के रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू यूनियन और स्टेट, ये कह रहा है अखिल भारतीय सेवाएं जो है संघ और राज्यों के लिए बराबर होती है। यार बराबर तो होती है, आईपीएस स्टेट में भी लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका नियंत्रण केवल राज्य सरकारों के पास होता है, ये कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट करती है। अभी तो मैंने बोला ऑल इंडिया सर्विसेज सेंटर डील करता है, तुम नहीं डील करोगे, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? ओनली वन। हमेशा ध्यान रखना, ऑल इंडिया सर्विसेज इसलिए बोला जाता है कि इनकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो ये सेंटर के लोग हुए ना, स्टेट के लोग होते तो स्टेट ही पे करता है, तो स्टेट नहीं पे करता है, सेंटर पे करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था कि भारत के अंदर अगर कहीं पर फाइनल कोई बंदा है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो वो कौन है? ऑप्शन में क्या दिया गया? राष्ट्रपति है,
ठीक है, प्रधानमंत्री है, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल ठीक है, और पार्लियामेंट है, बिल्कुल ठीक है। आंसर लगाए नंबर भाई, सबसे लास्ट यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सबसे लास्ट वाला बंदा यही है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये मुझे अपने दिमाग में रखना है। अगर ये चीज मुझसे पूछी जा रही है, तुरंत मेरा आंसर क्या आएगा भाई? तुरंत आएगा सुप्रीम कोर्ट। अब किसी केस के अंदर हम थोड़ा गड़बड़ ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी को सजा हुई है ना, मान लेते हैं किसी को सजा हुई है, किसी क्राइम में फंसा हुआ था और उसको डेथ सेंटेंस हुआ है, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको बचा सकता है। ये एडिशनल कुछ ताकत प्रेसिडेंट के पास होती है आर्टिकल नंबर 72 में। अदरवाइज भारत में अगर आपको अपील करनी है किसी भी चीज के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल रिजोर्ट है, इससे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकपाल अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की वैधानिक जिम्मेदारी का सही वर्णन क्या है? पहली बात है समझते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त क्या है? जो करप्ट लोग हैं ना, उनके खिलाफ ये काम करता है। ठीक है, जो लोकपाल होगा, कहां गया, जो लोकपाल है ये सेंटर का काम करेगा और लोकायुक्त जो है वो स्टेट का काम करेगा। अगर लोकपाल अपनी रिपोर्ट बनाएगा ना, तो रिपोर्ट जाके पार्लियामेंट तक पहुंचनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखेंगे, वो किस तरीके से पहुंची, कैसे पहुंचेगी, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है लोकपाल? ये प्रोवाइड करेगा राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट जो एनुअली लेट जो है पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी। ये आंसर मेरा सही है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। लोकपाल जो है ऑपरेट करेंगे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ प्रधानमंत्री के ऑफिस से, नहीं, पीएमओ ऑफिस से काम नहीं करता है। अगला, लोकपाल मस्ट सबमिट रेगुलर रिपोर्ट, नहीं, रेगुलर नहीं होता है, एनुअली जनरली होता है। और फिर आता है लास्ट, लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ये मुझे ध्यान रखना है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। तो यहां पर मुझे साफ नजर आ रहा है, अगर मैंने ठीक ठाक से चीजें पढ़ी हुई हैं तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अभी कल परसों पेड बैच में कराया था, तो मैंने यहां पे साफ बोला था कि लोकपाल अपनी रिपोर्ट लाएगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसको आगे पेश कर देगा। बस राष्ट्रपति को देना है, यहां तक भी याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, अंडर द भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मोब लिंचिंग? अभी मैंने कहा था अगर कोई व्यक्ति मोब पे गोली चलाता है सुपीरियर के ऑर्डर के बाद, कोई अधिकारी है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि गुड फेथ के अंदर अंडर लॉ काम कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति मोब लिंचिंग के अंदर पकड़ा जाता है तो उसको क्या सजा होगी? हाउस अरेस्ट कर लेंगे भाई, घर में बंद कर लेंगे, फाइन लगाएंगे, या उसको उम्र कैद या डेथ सेंटेंस हो सकता है, या कोई पनिशमेंट नहीं होगी। ध्यान रखना, सरकार बड़ी खतरनाक हो चुकी इन मामलों के अंदर, तो क्या कहती है, ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास भी मिल सकता है और मृत्यु दंड भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस, कि उसका ऑफेंस कितना खतरनाक है उसके ऊपर से देखा जाएगा। जैसे मणिपुर में पीछे ऑफेंस हो, जो लोग पकड़े गए थे स्टिल वो अंदर ही हैं, तो आप उनको ध्यान रख सकते हैं, मोब लिंचिंग वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन है, संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is correct in context of constitutional interpretation and judicial doctrine? समझते हैं जरा। सबसे पहले जब भी ये वर्ड मैं सुनता हूं ना जुडिशियल डॉक्ट्राइन, तो मेरे दिमाग में एक मामला क्लिक होता है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला ऑप्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर अंडर आर्टिकल नंबर 368। मैंने जब भी 368 पढ़ा है तो मैंने संवैधानिक संशोधन पढ़ा है, लेकिन मैंने बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। ठीक है, उसके बाद जुडिशरी रिजेक्ट करती है आइडिया ऑफ स्पिरिट बेस्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली फॉलो द रिटन टेक्स्ट। ये कह रहे कि जो हमारे न्यायपालिका है ये मना करती है कि ऐसा कोई भी आइडिया जो सिर्फ इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम नहीं माने, हम लिखित चीजों को मानेंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन एग्जिस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया मौलिक अधिकारों को, ये सही लग रहा है। उसके बाद पार्लियामेंट कैन प्रपोज अमेंडमेंट एंड रिपेल जुडिशियल प्रिंसिपल विदाउट इंटीमेशन विदाउट लिमिटेशन, ये वाला गलत है। ये केशवानंद भारती केस वाला ही कंसेप्ट यहां पे डाला गया है। केशवानंद भारती केस 1973, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो मौलिक अधिकारों को बचा के रखे। करेक्ट आंसर ये रहेगा। जिसने ये बोला था प्रियम्बल जो है हमारे मूल ढांचे का पार्ट होगा, तो वो बोला था, तो करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। अगेन मैं बड़ी साफ भाषा में बोलता हूं कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो दिमाग नहीं चलेगा। पेपर से बाहर आके क्वेश्चन को देखना अलग है, पेपर में देखना अलग है। अच्छा सवाल है, लेकिन इस तरह के सवालों को हमें खूब प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया? कौन सा संविधानिक, भैया फंडामेंटल राइट उसने जैसे ही बोला, मैंने आपसे एक चीज बिल्कुल स्टार्टिंग में बोली थी कि मौलिक अधिकार संविधान में ऑलरेडी हैं। किसमें? भाग 3 में। हमने कहा एजुकेशन जब भी बात करते हैं 21 में पढ़ते हैं 6 से 14 साल के बच्चों को, और इसको जोड़ा गया है 86वां संशोधन, ये ध्यान रख लीजिएगा। 86 अमेंडमेंट 2002, तो मेरा आंसर आ गया, ये लिखा हुआ आंसर। 97 जब भी आएगा सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं, इसको भी संविधान में जोड़ा गया था। 42 और 44 तो मैंने अभी पढ़े थे। इससे ज्यादातर सवाल आता है संपत्ति का अधिकार किससे हटाया गया था? 44वें संशोधन से, और ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ही।
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही। तो इस पेपर के अंदर 2-3 चीज़ों के अंदर और आप देख पा रहे होगे कि आर्टिकल बहुत पूछे जा रहे हैं, शेड्यूल बहुत पूछे जा रहे हैं, उसके बाद आपसे अमेंडमेंट बहुत पूछे जा रहे हैं। शेड्यूल तो देख ही रहे हो आप लोग, बहुत सारी लाइन से आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द सेक्शन 64 to 71 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के हिसाब से। अब सवाल पहले सुन लेते हैं अच्छे से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है 2023 में धारा 21 अगर लगी होती है तो उस धारा 21 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 64 से लेकर 71 में अपराधों की प्रशिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सच है? ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। अब ये अगेन हाई लेवल का सवाल आ गया। ट्रायल जो होगा वो किसी भी अधिकारी के साथ, डीसीपी रैंक के उससे ऊपर वाले के साथ हो सकता है। ये जितने भी ऑफेंस होंगे हाई कोर्ट में होंगे, आपको मेल जज के सामने ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है एक्सक्लूसिवली उसको जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके सामने होगा। और लास्ट पॉइंट है, ये इस तरह के ऑफेंस है एज फार एज प्रैक्टिकल बी ट्राइड इन द कोर्ट ओवर बाय वुमेन, यानी कोर्ट में जब होगा तो एक औरत के द्वारा उसको अध्यक्षता दी जाएगी। अगेन भाई ये पेपर में सवाल अगर आएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम ऐसा डेली वकील तो है नहीं जो प्रैक्टिस करते हैं। तो आंसर इसका डी है, लेकिन पेपर में बनने वाला नहीं है, है ना। ये वो वाला सवाल था जिसको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है भाई वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अगला सवाल देखते हैं। विच आइडेंटिटीज आर एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर द FCRA यानी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं पंजीकरण में के लिए पात्र है? पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, और सेक्शन 8 जो कंपनीज हैं, ट्रस्ट और सोसाइटी, उनको डाला जाएगा। मैं फिर से कहता हूं भाई, मैं थोड़ा सा आपको कानून के बारे में चीजें बताऊंगा, ठीक है। आने वाले सब मतलब जो भी हमें समय बचा है सीजल तक के लिए, तो मैं चीजें करवा दूंगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा डी, धारा 8 कंपनियां, ट्रस्ट और सोसाइटीज, इनके बारे में बात की गई है FCRA के अंदर में। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। हु आर द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स? अब एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट, देखो मैंने आपको एक चीज लिखवा रखी है कि जब भी फंडामेंटल राइट मेरी किसी भी कमेटी में आएगा तो आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। और अगर उस मौलिक अधिकार के सामने उप या सब लगा दें तो यहाँ पे आंसर मेरा बदल जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। JP कृपलानी उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे मेरे सामने क्या लिखा गया है? फंडामेंटल राइट लिखा गया है और कमेटी के बारे में पूछा गया है। कहीं यहाँ पे सब तो नहीं लिखा हुआ? नहीं सर, अगर सब नहीं लिखा हो तो मेरा आंसर क्या होगा? सब नहीं लिखा हो तो आंसर क्या होगा? तो सर आंसर मेरा सरदार पटेल होगा। अगर वहां पे गलती से सब कमेटी लिखा होता या फंडामेंटल राइट के सामने सब लगा देते तो मेरा आंसर JP कृपलानी हो जाता। ये भी मुझे याद रखना है। इनको तो मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें याद करवा रखा, अगर कोई पुरानी क्लास उठा के देखोगे तो सब पता चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें दिखाई देगा, क्वेश्चन पड़ेगा। सबसे पहले आता है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते विशेष अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? आई थिंक इजी सवाल है। अगर मुझसे बात की जा रही है कि सैलरीज वगैरह देनी है तो सैलरी वगैरह देने के लिए कौन सा शेड्यूल मुझे लगाना पड़ेगा? सबसे पहले स्टेट होता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स के साथ हम एंट्री लेते हैं, है ना। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या रहेगा। 5वां तो मुझे दिखाई दे शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब वाला। 7वें के अंदर लिस्ट होगा, 11वें के अंदर पंचायती राज होगा। तो बचा क्या मेरे पास? बचा मेरे पास सेकंड। बोलो यस और नो? हाँ सर ठीक है। याद रखिए 11 में तो अभी पढ़ा था पंचायत, ठीक है। 7th में भी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जल्दी से बताओ सर। 7th की अगर मैं बात करता हूँ, हर बच्चा कमेंट करेगा, लिस्ट के बारे में पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे 5th के बारे में बात करता हूँ, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब के बारे में हमने पढ़ा था। ये भी याद कर लीजिएगा अगर एग्जाम में आता है तो। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग ट्रायल ऑफ अ केस अंडर द पोस्को एक्ट? अगर पोस्को एक्ट 2012 के अंडर में कहता हूं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर पोस्को एक्ट लगा है, मतलब अगर प्रोटेक्शन करना है चाइल्ड सेक्स ऑफेंस के अंदर, ऐसा कुछ भी है सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर, तो हमें कितने समय के अंदर अंदर उस पर एक्शन लेना, अदरवाइज हम नहीं ले सकते। वो कह रहे हैं 6 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर। तो अब याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है कि नहीं यार ऑफेंस तो हो रहा है, ऑफेंस तो हो रहा है, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस दिखाई देगा तो मुझे आंसर क्या लगाना है भाई? वो मिनिमल जो है वो कम से कम समय में होना चाहिए, और मैक्सिमम टाइम जो उसका 1 साल है। मैक्सिमम टाइम कितना मेरे भाई? वो 1 साल होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, अब देखो गवर्नर की अपनी कुछ ना एक्स्ट्रा पावर होती है, डिस्क्रिशनरी बोला जाता है। ऐसा नहीं कि जो किसी ने कह दिया कर लिया। डिस्क्रिशनरी पावर जब भी लिखा जाता है इसका मतलब मेरी अपनी पर्सनल को ताकत है। तो ये पूछा गया कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है जहां पर गवर्नर किसी बिल को रिजर्व कर सकता है और उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा। भैया भाई साहब एक बार बिल भेजे, एक बार देख के बताना।
एक बार देख के बताना। आर्टिकल नंबर पूछा जाएगा ये 201 में आंसर लगाऊंगा। तो पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है टू सेंड अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट फॉर द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। नहीं, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात नहीं कर रहा है, एक बिल को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के पास फॉर सलाह के लिए, ठीक है। टू ग्रांट पार्डन पावन के लिए 161 होगा, सम्मन के लिए गलत है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये किसी भी बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं, किसी भी बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं कि इन फ्यूचर मैं इसको जो है राष्ट्रपति से पूछकर ही पास करूंगा। आर्टिकल नंबर 200 का, 201 बोला मैंने, 200 कर लीजिएगा, ये मुझे याद रखना है। बात समझ में आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे है, लगभग 85 के अराउंड यहां पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। आगे आ जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ऊपर। देखो, अगर मैं कॉमन हाई कोर्ट की बात करता हूं, तो ये बात मैंने पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल में तो आने से छोड़ो, पहले 7th अमेंडमेंट जो है 1956 के थ्रू मुझे पता लगा था कि कॉमन हाई कोर्ट रख सकते हैं, ये मुझे पता लग गया था। अब सवाल ये उठता है कि वो कॉमन हाई कोर्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा हाई कोर्ट होगा। अच्छा, मुझे बताना एक बार, हाई कोर्ट जो है आर्टिकल नंबर 214 में तो है ही है, 226 में रिट के लिए हम लड़ भी लेंगे, और कुल मिला के 25 हमारे पास हाई कोर्ट है भी, ये मैं दिमाग में रख लूंगा। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास ये पुराने हाई कोर्ट हैं, इलाहाबाद इसके बाद आता है। एक बार सवाल पूछा जाता है दिल्ली हाई कोर्ट कब बना, तो दिल्ली हाई कोर्ट बना था 1966 के अंदर, और इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना था, वो बना था 1866 के अंदर, ये दोनों याद रखिएगा। अब सवाल आता है कॉमन कौन सा होगा, केरला, गुवाहाटी, दिल्ली और पटना। देखो, दिल्ली और पटना के अपने पर्सनल हाई कोर्ट है। सबसे पहले केरला का जो दूसरा पार्ट आएगा वो लक्षद्वीप आ गया, और लक्षद्वीप तो केंद्र शासित प्रदेश है, ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, गुवाहाटी रहेगा। गुवाहाटी के अंदर असम, अरुणाचल, नागा ये सब इसी के अंदर शामिल होंगे। तो साफ सीधे तौर पर मेरा आंसर बी है। सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा सोच समझ के अगर आंसर देते तो और अच्छा बनता है सवाल, है नहीं, उस लेवल का सवाल होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए मेरे भाई, आगे आ जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन है विच लिस्ट अलाउ बोथ सेंटर एंड स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन द सेम सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दोनों को बातचीत करने का मौका मिलेगा, तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, रिजर्व लिस्ट होगा, यूनियन लिस्ट होगा, कॉन्करेंट लिस्ट होगा, स्टेट लिस्ट होगा। क्या आंसर लगाऊं, देखो, यूनियन में खाली सेंटर अपना काम करेगा, स्टेट में खाली स्टेट काम करेगा। रिजर्व लिस्ट रेजिडरी होता है जहां पार्लियामेंट काम करेगी, तो बचा क्या, कॉन्करेंट बचा। मुझे एक बार कमेंट करके बताना कौन से शेड्यूल में हम ये पढ़ रहे हैं, कौन से शेड्यूल में हम लोग पढ़ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ठीक है, जो क्वेश्चन आसान है वो बिल्कुल आसान है, और जो अच्छे लेवल का सवाल है एक्चुअल में अच्छे लेवल का सवाल है। इधर देखते हैं। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉन्करेंट लिस्ट लॉ। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट से जुड़ा हुआ सवाल है। पहला, यूनियन लॉ ओवरराइड्स स्टेट लॉ इन कॉन्फ्लिक्ट। संघ कानून संघर्ष की स्थिति में राज्य कानून पर हावी होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, यूनियन इज बिगर, तो वो हावी तो हो ही जाएगा। दूसरे पे आते हैं, स्टेट लॉ कैन प्रिवेल इफ रिजर्व्ड एंड असेंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये कह रहे हैं यदि राज्यपाल द्वारा सुरक्षित कर राष्ट्रपति की सहमति ले ली जाए तो राज्य कानून प्रभावी रहेगा। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, आंसर लगा दीजिएगा। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा, आंसर लगा दीजिएगा। भाई सिंपल बात, यूनियन नो डाउट सुपरसीड तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति सहमति मिल जाती है तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है। तो करेक्ट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी, मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऑफ यूनियन सिविल कोड, यूसीसी मतलब एकल कानून, है ना, इज मोस्ट एक्यूरेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड रीसेंट स्टेट लेवल डेवलपमेंट। इसको मैं समझते हैं कि सबसे पहले भारत में गोवा में एक जैसा कानून लगा था यूसीसी, उसके बाद उत्तराखंड 2024 के अंदर एक जैसा कानून लगा, वो मुझे समझना है। आर्टिकल नंबर 44 में बताया गया कि देश में एक जैसा कानून होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन चुनौतियों के संदर्भ में न्यायिक व्याख्याओं और हाल के राज्य स्तरीय विकासों में कौन सा कथन सबसे सटीक है। पहला ऑप्शन है यूसीसी इज इनफोर्सेबल ओनली व्हेन रेक्टिफाइड बाय ऑल रिलीजियस कम्युनिटी थ्रू नेशनल रेफरेंडम। ये कह रहा है कि यूसीसी तभी इनफोर्सेबल होगा जब हर तरह के रिलीजन कम्युनिटी उसको रेक्टिफाइड करें, हामी भरेंगे। दूसरा आता है लॉ कमीशन इंडिया 2018 के अंदर रिकमेंड करता है यूसीसी सभी रिलीजियस टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। ये कह रहा है सबको बोलता है कि एक जैसा कानून में आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्मिटी डिक्लेयर्ड यूसीसी एज अ मैंडेटरी अक्रॉस स्टेट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो यहां पर आप बात करो ना कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए इसको। और लास्ट ये क्या कहता है, यूसीसी इज ऑलरेडी इंप्लीमेंट गोवा एंड उत्तराखंड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। और मुझे यही तो पता था कि गोवा और उत्तराखंड में लागू है, बाकी तो कहीं नहीं पता। यूसीसी जब भी बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 44 मुझे याद रखना है। बोलो हाँ क्या ना, हाँ सर पता लग गया। कितना आसान तो सवाल था, थोड़ा सोचने वाला था लेकिन अच्छा सवाल था ये। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आएगा, व्हाट मेजर रिफॉर्म डज भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिंग्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है कौन सा प्रमुख सुधार लेकर आए हैं? पहली बात, सबसे पहला आता है डिजिटाइजेशन ऑफ एविडेंसेस, जितने भी एविडेंस हैं उसको डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फंडामेंटल राइट, नहीं भाई, न्यू फंडामेंटल राइट नहीं लेकर आ रहे हैं। एबॉलिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, सुप्रीम कोर्ट एबॉलिश नहीं कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग लॉ, सारे कानून को नहीं हटा रहे, कुछ कानून को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मेरा आंसर मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ए होगा। इसमें तो मुझे कोई बदलाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, साफ दिखाई दे रहा था, तो मैंने सीधा सीधा आंसर भी लगा दिया कि आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ए होगा। ठीक है जी, आगे चलें जी, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट यहां पे दिखाई देगा, किशोर मकवाना अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनसीएससी इज सिग्निफिकेंट इन विच एवेल्युएट कॉन्टेक्स्ट। किसमें जबरदस्त है? किशोर मकवाना की एनसीएससी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होती है, तो मूल्यांकन संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन है, और कास्ट सेंसस लीडरशिप है, सोशल जस्टिस है। क्या होगा आंसर मेरे भाई? ठीक है, आंसर लगा दीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल, आंसर लगाओ। एग्रीकल्चर में है, पॉलिटिकल में है, कास्ट सेंसस में है, सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में है, और शेड्यूल कास्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में होगा। मुझे आंसर क्या लगाना है? देखो मेरे भाई, अब उसने लिखा है कि नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, और मुझे लिखा है इन्हीं पॉलिसी का इंप्लीमेंट करने में भी तेज है, तो मेरा आंसर आ गया। जब हम बात करते हैं यहां पर, सबसे पहले 65वें संशोधन में बना, फिर उसके बाद 89 संशोधन में हमारे पास एसटी बना, और 102 संशोधन में मुझे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 का ए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, 338 का बी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। ये मुझे याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर मेरा डी रहेगा। आगे चले प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन द ऑर्डर दे आर लिस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के उस अनुसूचीबद्ध क्रम से लगा दो। तो भाई ये लगाना तो मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं है, एक बार देख लो। रेमेडीज उपचार है, आर्टिकल नंबर 32 में होगा। फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक होगा। शोषण के बारे में बात करें 23 और 24 होगा। इक्वेलिटी के बारे में बात करें 14 से 18 तक होगा। तो सबसे पहले डी आएगा, फिर हमारे पास बी आएगा, फिर सी आएगा। पहले आएगा डी, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए। आंसर तो यही लग रहा है, यही लग रहा है ना। डी के बाद बी होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए, और फिर ए होना चाहिए। आंसर मेरे पास आ गया। आई थिंक ये तो आसान सवाल था, ये तो आसान था, ये कोई भी अरेंज कर सकता था। बकायदा आपको पता होना चाहिए किसमें क्या लिखा हुआ है, बकायदा पता होना चाहिए किसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देख लीजिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग स्कीम एंड इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री। स्कीम लिखी गई है, इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री लिखी गई है। अगेन सवाल बहुत अच्छा है, ट्राई करिएगा भाई क्या क्या आंसर बन सकता है, ट्राई करिएगा। सबसे पहले आता है पीएम जो है जनमन, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय में इसको डाला गया है। ठीक है, वैसे मैं कह दूं, जब हमसे पूछा गया है कि ये पीएम जनमन स्कीम जो है वो किसके अंडर में आती है, वो ट्राइबल लोगों के अंडर में आती है। तो यहां पे जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो ट्राइबल होगा, तो ये ट्राइबल वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए तो मैच नहीं होता है। नंबर 2 पे आइएगा, समृद्ध स्कीम जो है टेक्सटाइल, शक्ति है और मित्रा है। आंसर लगा दो मेरे भाई, सोचो। मित्रा अगेन यहां पे जो देखने को मिलेगा, मित्रा जो है टेक्सटाइल के अंदर आएगा, ये टेक्सटाइल के अंदर में आ जाएगा। शक्ति जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा। करेक्ट आंसर में क्या रहेगा भाई? मेरे पास रहेगा समर्थ योजना। फिर से मैं कहता हूं, नॉट सो इजी क्वेश्चन। हर स्कीम के बारे में मुझे कैसे याद होगा, ये भी एक सोचने की बात है। हर चीज नहीं याद कर सकता मैं। अच्छा लेवल का सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के इन्फोर्समेंट के बारे में बात करें। प्रेसिडेंट रूल मैंने किसमें पढ़ा है सर? आर्टिकल नंबर 3, 5, 6 के अंदर पढ़ा है। आर्टिकल नंबर 3, 6, 5 के अंदर पढ़ा है। अब क्वेश्चन का आंसर लगा दो। सबसे पहले क्या लिखा है? गवर्नर रिकमेंडेशन कैन लेड टू डिसमल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इवन इट एंजॉय मेजोरिटी। राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सहमति इसी अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। नहीं, ये गलत है, अनिश्चित काल तक नहीं होता है। मैंने अभी आपसे पूछा था 3 साल तक होता है। उसके बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकता। कर सकता है, राष्ट्रपति रूल का मतलब ही यही है, लागू कर सकता है। तो ये वाला तो कर सकता है। उसके बाद क्या पूछा गया था?
राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? बिल्कुल लागू कर सकता है। जब मिलेगी मंजूरी तब देख लूंगा मैं, जब मिलेगी जब देख लूंगा। ठीक है, इतना मैं याद कर सकता हूं। हाँ सर, इतना तो हम याद कर सकते। तो यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? बाकी देखो, मंजूरी के बिना यस जा सकता है, इसके बिना जा सकता है, सहमति की नीड नहीं। तो मेरे पास कुल मिलाकर ऑप्शन ए ही बचा, कुल मिलाकर ऑप्शन ए ही बचा, जिसमें मुझे समझ लगता है कि अगर राज्यपाल कहेगा हेलो भाई साहब दिक्कत है देख लो एक बार, तो वो ये वाली बात कंसिडर हुई। तो यहां से मुझे समझना है करेक्ट आंसर ए रहेगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी राज्यपाल पूछा जाता है, राज्यपाल ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। राज्यपाल किस पे? इच्छा पे होता है। किसकी? राष्ट्रपति की इच्छा या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये पॉइंट मैं याद रख लूंगा। अरे बोलो हाँ के ना? हाँ सर, इतनी बार ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ क्वासी फेडरल और फेडरल इन द फॉर्म। मैंने आपसे बोला जब भी ये संघात्मक या संघीय वर्ड आता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। एक तो देखो, इमरजेंसी में हम लोग एक मॉडल में आते हैं यूनिटरी के अंदर, नॉर्मल डेज में हम फेडरल मॉडल में काम करते हैं। जब दोनों मॉडल होते हैं तो इसी को हम अर्ध या क्वासी बोल देते हैं। जब दोनों मॉडल पे काम करते हैं अर्ध या क्वासी बोल देते हैं। तो इन्होंने कहा फेडरल इन द फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट, प्राइमरी ड्यू टू फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले, इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट की राज्यसभा के अंदर होती है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेजेंट है, यहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो सेंटर है और पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नहीं भाई, फेडरल वर्ड और क्वासी फेडरल का मतलब ये है कि हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है। जब उसे लगता है इकट्ठा होने की रिक्वायरमेंट आ गई तो वो इकट्ठा कर देगा। जब उसे अगर नॉर्मल डेज है, चलो अब अपना काम सब करो, तो यहाँ सिंपल सा मतलब क्या होगा? सिंपल सा मतलब होगा हमारा सी। और मैंने आपसे बोला भी था स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब ये कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस है ये सब चीजें। बोलो यस और नो? हाँ सर, समझ में आ गई ये वाली बात भी। आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा और, आ जाओ मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? डीपीएसपी, सिंपल सी बात है। डीपीएसपी पूछता है संविधान का भाग नंबर 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक है। दे आर नॉन जस्टिसिएबल, मतलब इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। हर राज्य अपने सुधार के लिए इनको लागू करता है। तो आयरलैंड से है, यूनाइटेड स्टेट से है, यूनाइटेड किंगडम से है, कनाडा से है। करेक्ट आंसर आयरलैंड रहेगा। आयरलैंड वाले खुद कहां से लेकर आए थे? खुद स्पेन से लेकर आए थे। ये भी मैं याद रख सकता हूं। जब भी मैं यूएसए की बात करता हूं, फंडामेंटल राइट्स भूलेगा नहीं कोई बच्चा। ज्यादातर पेपर में यही क्वेश्चन बार बार घिस पिट के आता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। यूके से पार्लियामेंट्री मॉडल आता है। अगला सवाल, एज पर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? अगर मुझसे कोई कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक संचार का मतलब क्या है? ऑप्शन में यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फोन और कंप्यूटर है, ओनली वीडियो कॉल होगी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी, या वर्बल मैसेज होगा। वर्बल मैसेज नहीं, टेलीफोन वाला नहीं, वीडियो वाला नहीं, बेसिकली आपको फोन और कंप्यूटर आज की डेट में बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माना जाता है। ये मैं याद रख लूंगा। अरे हाँ कहना? हाँ सर, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है मेरे भाई, आगे चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया डिवाइडेड पावर बिटवीन। बार बार ये वर्ड आ रहा है, फेडरल, फेडरल, संघात्मक, संघीय, ये बार बार वर्ड आ रहा है शुरू से लेकर अंत तक। मैं बार बार आर्टिकल देख रहा हूं, बार बार अमेंडमेंट देख रहा हूं, बार बार फेडरल देख रहा हूं, बार बार सेम चीजें, सेम तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं ये बात मान के चलूं जो पहले दिन पेपर आया हुआ वो आगे वाले दिन भी फेवरेबल होगा। सही बात है, जो पहले दिन आएगा आखिरी वाले दिन भी फेवरेबल होगा, ये भी मुझे याद रखना है। तो यहां पे सवाल क्या आता है? सबसे पहले सेंटर स्टेट बिल्कुल ठीक है, लोकसभा राज्यसभा ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर ठीक है, एग्जीक्यूटिव। भाई जब भी हम फेडरल के बारे में बात करते हैं ना, वो सेंटर स्टेट के बारे में बात करता है, एकदम ठीक बात है। यानी वो यहां पर ही अर्ध जो संघीय मामला है यानी क्वासी फेडरल मामला है वो यहीं पर शो करता है। क्वासी फेडरल जो मामला होगा वो यहीं पर शो करेगा, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल है। प्रियम्बल के अंदर हमने कुछ शब्दों को जोड़ा गया है 42वें संशोधन के थ्रू। 3 शब्द जोड़े गए हैं, आंसर लगा दो। 3 शब्द जोड़े गए हैं, आंसर लगा दो। क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर? सिंपल सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रियम्बल ऑफ इंडिया, भाई 3 शब्दों को जोड़ा गया है, सोशलिस्ट सेकुलर, सोवरन डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, जस्टिस और लिबर्टी। लगाओ मेरे भाई आंसर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? तो अगर ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, भाई साफ पता चल रहा है सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन वर्ड को ध्यान रखिएगा, 3 शब्दों को जोड़ा गया। जब भी मैं प्रियम्बल के बारे में बात करता हूं तो मैं कहता हूं संविधान का बेसिक ढांचा है, मूल ढांचे में आता है, और यही बात हमें केशवानंद भारती केस से पता चलती है।
केशवानंद भारती केस से पता चलती है। और ये केशवानंद भारती केस हमारे सामने कब आता है? ये 1973 में आता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। कब आता है? 1973 में, प्लीज रिमेंबर। और दूसरी बात, प्रियम्बल को भाई हम प्रस्तावना कह दें या इसी को मैं बोल दूं पहचान पत्र। आप कमेंट करके बताइएगा किस व्यक्ति ने इसको पहचान पत्र बोला था, किस व्यक्ति ने इनको पहचान पत्र बोला था, आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है। क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी ग्रांट टू स्टेट बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 275 द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइमली रिकमेंडेड बाय विच बॉडी? दोबारा पढ़ो। संविधान का अनुच्छेद नंबर 275 संघ सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वैज्ञानिक अनुदान से संबंधित है। इन अनुदानों की सिफारिश मुख्यतः कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। देखो, अब मैं कह रहा हूं, सेंटर जब भी पैसा स्टेट को देता है तो देयर इज अ प्रोविजन, ऐसे नहीं कुछ दे दे। ग्रांट मतलब कुछ सहायता करता है। तो आर्टिकल नंबर 280 में हमको बता रखा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी कोई रिलेशन बनाना होगा, सेंटर स्टेट के बीच जो भी कोई रिलेशन बनाना होगा तो हम बना लेंगे। और ये बनाएंगे कैसे? फाइनेंस कमीशन के द्वारा। आर्टिकल नंबर 280, 5 साल के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है फाइनेंस कमिश्नर को, ये मुझे ध्यान रखना है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कौन नियुक्ति करता है? कौन अपॉइंट करता है? कौन नियुक्ति है, कौन अपॉइंट करेगा? भाई याद रखिएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? एक बार आंसर लगा दो। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में भाई हम सबको पता है, करेक्ट आंसर रहेगा बी आर अम्बेडकर। जब भी मुझसे राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करते हैं, मैं रूल पढ़ लेता हूं और मैं स्टीयरिंग पढ़ लेता हूं। ये अगर जब भी कमेटी के सामने लिखा आएगा तो आंसर यही आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा तो फंडामेंटल को याद रख लीजिएगा। अगर एग्जाम में आ जाए मौलिक अधिकार तो आंसर इन्हीं को देना है। ड्राफ्टिंग कमेटी अभी मैंने बताया था 29 अगस्त 1947 में बनी थी। कुल सदस्य 7 थे और इन्होंने 64 लाख के खर्चे के साथ हमारा संविधान बना के दे दिया था। आपको ये बताना है हमारा संविधान अंग्रेजी में किस व्यक्ति ने लिखा था? हमारा संविधान जो है वो इंग्लिश में किस व्यक्ति ने लिखा था? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। आगे चले मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन हमारे सामने, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? मगन कर्ता को, मैग्ना कार्टा को? आई थिंक बहुत ज्यादा आसान सवाल। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, यानी ABCD आपको बताने का करेक्ट आंसर 1 2 3 4 कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो अगर ये सवाल मेरे सामने आएगा तो मुझे आंसर क्या लगाना है? भाग 1 के अंदर मैं संघ और राज्यों के बारे में पढ़ता हूँ, संघ और राज्यों के बारे में पढ़ता हूँ, यूनियन और स्टेट्स के बारे में पढ़ता हूँ। भाग 2 में मैं नागरिकता के बारे में पढ़ता हूँ, तो ये भी नहीं होगा, सिटीजनशिप आएगा यहाँ पे। भाग 3 मेरा करेक्ट आंसर होगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश के बारे में पढ़ता हूँ, तो करेक्ट आंसर में क्या रहेगा? सी यहाँ पे रहने वाला है। कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करके आएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, गवर्नर इज अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन हेड। राज्यपाल राज्य के वैधानिक प्रमुख होते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, संवैधानिक प्रमुख तो हैं ये। उसके बाद ही एक्ट सोनली ऑन काउंसिल एडवाइस, यह केवल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। अगर तुमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था जहां पे लिखा होता कि गवर्नर की अपनी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं जिसमें वो बिल को रिजर्व करके रखता है राष्ट्रपति के लिए, बिल को रिजर्व करके रखता है राष्ट्रपति के लिए। क्या ये बात पता थी? तो आंसर क्या रहेगा? ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली 1 यहां पे मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। मतलब अगर मैं बाकी ऑप्शन भी देख रहा हूं या बाकी क्वेश्चन भी देख रहा हूं तो मिलता जुलता ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही तीर चल रहे हैं वहां पे, मिलता जुलता ही है। ठीक है मेरे भाई, आगे चले। नेक्स्ट वाला में दिखाई देता है, इंडिया इंप्रूवमेंट इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज मोस्टली क्रिटिकल चैलेंज बाय विच फैक्टर? ये क्या कह रहा है कि भारत में जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, सुधार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भाई हमारे में चुनौती इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि हमारे पास जो पूरा जुडिशियल सिस्टम चल रहा है बड़ा स्लो चल रहा है। हम लोग बहुत सारे पेंडिंग केस उनमें ही फंसे हुए, इतना जल्दी से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आंसर हमारे सामने है स्लो जुडिशियल डिलीवरी। ध्यान से देखो, लेजिस्लेटिव ओवर ना, एग्जीक्यूटिव ना, मीडिया ना। तो मुझे साफ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऑप्शन पढ़ भी लूं तो भी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा मुझे कोई ज्यादा एकदम गौतम बुद्ध ध्यान में जाने जरूरत नहीं है कि नहीं क्वेश्चन कैसे करूंगा। ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ये क्वेश्चन नॉर्मली बन रहे हैं, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 25(1) ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विच में द कोर्ट डू व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड इन वन ट्रायल फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस। ध्यान से सुनना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा नंबर 25 के ए के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाए
तो न्यायालय क्या कर सकता है? मान लो एक व्यक्ति जिसने बहुत सारे कांड कर रखे हैं और उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो कोर्ट कह रहा है यार सबको एक साथ देख ले क्या? ऐसा ही इस क्वेश्चन का कहना है। अब इधर आइएगा, ये क्या कहते हैं, कैन इंपोज ओनली वन पनिशमेंट फॉर ऑल द ऑफेंसेस रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर। एक ही तरह की सजा दो, काम खत्म करो। मस्ट गिव द हार्शेस्ट पनिशमेंट एंड रिमिट अदर पनिशमेंट ऑल टुगेदर। जो गुनाह सबसे खतरनाक है उसके पनिशमेंट दो और निपटाओ। shall suspend all sentence unless directed by higher court in the same trial। बाकी सबको बंद करो, हायर कोर्ट में भेजो। उसके बाद may impose punishment to run either concurrently और consequently as approximately। ये कह रहे हैं एक सजा दे सकते हैं और दूसरे के साथ में देख सकते हैं। देखो मेरी बात सुनना, ये ना कोर्ट डिसाइड करता है। अगर मान लो कोई एक अपराधी है, उसके बाद दुनिया जहान के केसेस चल रहे हैं, तो अगर कोर्ट को लगता है इसके ऊपर ऑफेंसेस बहुत तगड़े हैं, तो हर एक को इंडिविजुअली देखा जाएगा। कहीं कहीं रेप केस है, कहीं मर्डर है, कहीं और कुछ है, तो सबको इंडिविजुअल देखा जाएगा और उनकी सजा उसे दी जाएगी। अगर लगेगा ये चुटमुट सब एक जैसे ही केस है, तो उनको कंबाइन ले सकता है। वो कोर्ट की अपनी पावर होती है। कोर्ट अगर देखता है कि इसके ऊपर 10 केस है, 10 एक जैसी ही है, सजा एक जैसी मिलनी है, लपेट दो। और कोर्ट को ये लगता है हर गुनाह इसका जबरदस्त है, अलग अलग देखो। तो कोर्ट की पावर है। तो मुझे आंसर क्या दिखाई दे रहा है? मुझे आंसर डी दिखाई दे रहा है। सेक्शन 25A मुझे यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, मैं लॉ के पेपर तो नहीं दे रहा हूं जो इतने इनडेप्थ सवालों को देखूंगा। अब जो पूछ लिया सो पूछ लिया, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट मैटर। अब मैंने सवाल इतना पूछ लिया, ये मैंने पहले लाइन में बताया था, अगर कुछ बचे हुए सब्जेक्ट रह जाते हैं जो यूनियन में भी नहीं है, स्टेट में भी नहीं है, कॉन्करेंट में भी नहीं, तो कौन देखेगा? जो किसी में भी नहीं है, जो किसी में भी नहीं, तो कौन देखेगा? कौन जो किसी में भी नहीं है तो कौन देखेगा मेरे भाई? जो किसी के अंदर भी नहीं आ रहा तो कौन देखेगा उन्हें? जो किसी के अंदर नहीं आ रहे ना, उनको चुपचाप प्रेसिडेंट नहीं देखेगा, यस पार्लियामेंट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, लेजिस्लेचर नहीं देखेगा। जो किसी के पास नहीं होगा वो पार्लियामेंट के पास होगा। जो किसी के पास नहीं हो, किसके पास होगा भाई? वो पार्लियामेंट के पास होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूली क्रिएटेड स्टेट यूनियन टेरिटरी आफ्टर द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट इज करेक्टली मैच। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनाए गए जितने भी राज्य हैं, कौन सा सही रूप से मिला हुआ है? सबसे पहले झारखंड 2001 गलत है, ये 2000 में बनेगा। उत्तराखंड 1998 नहीं, ये 2000 में बनेगा। छत्तीसगढ़ 2000 बिल्कुल ठीक है। तेलंगाना 2001 नहीं, 2014 होगा। ये तीनों को तो एक ही साथ बनाया गया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा। ठीक सा सवाल था, पहले भी पूछा गया और दोबारा पूछा गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सवाल, है ना मेरे भाई। आगे चलें जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिर से क्या गया है कि मौलिक अधिकार यहां पे पूछे गए हैं और बोला इनको अरेंज कर दो इनके ऑर्डर के हिसाब से। पहले फ्रीडम आता है, फ्रीडम मुझे मिलता है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक, इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक, रिलीजियस 25 से लेकर 28 तक, एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेकर 24 तक। ये पता है। तो सबसे पहले बनेगा 2, फिर बनेगा हमारा 1, फिर बनेगा 4। 2 1 4, 2 1 4 आंसर आ गया भाई। 2 1 4 और लास्ट में हमारा कौन सा आएगा? 3 आएगा। तो 2 1 4 3 आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था। मौलिक अधिकार के जो सवाल हैं बड़े आसान है, इसमें ज्यादा पिछली बार तो बल्कि मुश्किल आए थे, जहां पे सब क्लोज 16 का 28 का 20 का, ये रेलवे में पूछे गए थे। रेलवे के क्वेश्चन जरूर देखिएगा, वहां पे अच्छे सवाल देखने को मिले थे। अगला सवाल, हैप्पीनेस इंडेक्स शासन के किस प्रकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? विच काइंड ऑफ अप्रोच डज द हैप्पीनेस इंडेक्स इंकरेज इन गवर्नेंस? आंसर लगाइएगा। लेजिस्लेटिव है, सिटीजन सेंट्रिक है, रिसोर्स बेस्ड है, या मिलिट्रिस्टिक है? अब क्या आंसर लगाऊं मैं इसका? जल्दी से बताइएगा मेरे भाई, क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखो सिंपल सी बात है, हैप्पीनेस इंडेक्स किसके ऊपर काम करेगा? नागरिक के ऊपर बेस्ड होगा। जितने ज्यादा लोग खुश रहेंगे, है ना। हैप्पीनेस किसके ऊपर बात करें? जितने ज्यादा लोग रहेंगे खुश। करेक्ट आंसर, जितने ज्यादा लोग खुश हैं भाई उतना ही करेक्ट आंसर भी रहेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पे आ जाएगा। क्वेश्चन है, हु वाज द होम मिनिस्टर द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया? आई थिंक ये वाला सवाल पहले 2-3 बार आ चुका है, आंसर दाग दो। होम मिनिस्टर के रूप में पहले किसने काम किया है? होम मिनिस्टर के रूप में पहले किसने काम किया? पहला पूछा जा रहा है। जैसे बार बार पूछा गया था कि जॉन मेथाई कौन है, बलदेव सिंह कौन है, ये रेलवे वाला नाम पूछा गया था एक बार, डिफेंस वाला बलदेव सिंह का नाम पूछा गया था। अब आपसे पूछा पहले कैबिनेट के होम मिनिस्टर के रूप में कौन रहा है? जो बच्चे देख रहे हैं, मैं रुक किस ले रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे होगे, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे होगे, इसलिए मैं बार बार रुक जा रहा हूं कि आप लोग आंसर करें, मैं भी रुकूंगा नहीं,
है ना। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सरदार पटेल आपको करेक्ट आंसर लगाना है। बारडोली सत्याग्रह से इनका संबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1928 की बात है। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट डज एस जयशंकर रिप्रेजेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा में एमपी के रूप में काम करते हैं, किस राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे भाई, किस राज्य को, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं, एस जयशंकर फेमस व्यक्ति, करेक्ट आंसर क्या है, गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुजरात को। अगला सवाल है विच एक्ट रिप्लेसेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। कौन सा एक्ट जो है वो सीआरपीसी को रिप्लेस करता है। सबसे पहले आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, फिर आता है भारतीय न्याय संहिता BNS, नॉन ऑफ द अबव, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। करेक्ट आंसर मुझे क्या लगाना है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मेरे भाई, अगर BNS आएगा ये IPC को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सीआरपीसी को रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, वो रहेगा A। ये सवाल आपके पेपर में बिल्कुल आया है और आगे भी आएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट सवाल है, इनिशियली जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, कितने आर्टिकल कितने शेड्यूल थे। इनिशियली जब बना था कितने आर्टिकल कितने शेड्यूल थे, आंसर में क्या लगाऊं। बिल्कुल शुरुआती समय में जब बना था तो आर्टिकल याद रख लीजिएगा, 248 नहीं सर, 395 ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये हटा दिया मैंने, 22 और 8 ये है बिल्कुल सर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर सी रहेगा। आप मुझे बताएंगे टोटल भाग कितने थे, जब बना था तो भाग कितने थे मेरे भाई, आंसर लगा दीजिएगा। चलिए जी, ये हमारा आखिरी सवाल, द प्रोविजन फॉर द ओथ और एफर्मेशन बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव इन मेंशन इन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर आई थिंक हर बच्चा कमेंट सेक्शन में देगा, ये कमेंट सेक्शन में हर बच्चा आंसर देता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लर्न जीएस विद डीएस सर, यहां पर आपको मिल जाएगा मेरे भाई, यहां पर आपको मिल जाएगा, आपको हमारे ऑफिशियल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा। और सेशन अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद जो आपकी हिस्ट्री की क्लास मिलेगी, इसके बाद फिर आपकी ज्योग्राफी आएगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स आएगा, जो भी पेपर में सवाल आए वो सारे सवाल मैं यहाँ पे करवा दूंगा और आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। और बार बार मैं ये इसलिए बोल रहा था कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं बन सकता। कई बार जो है बच्चा ये सोचता है यार बाकियों से तो हो रहे, मुझसे क्यों नहीं हो रहे। भाई वो किसी से नहीं होंगे, बाहर आके हर कोई कहेगा मैं कर देता, मैं ये कर देता, लेकिन एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरह के लो वाले जितने भी सवाल है मैं आने वाले समय प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के स्टेनो के सारे क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।